नमस्कार दोस्तों, टीएनसी एक्सप्रेस में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। जैसा कि आपको पता है कि जो भी एग्जाम की दृष्टि से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है उनको हम टीएनसी एक्सप्रेस में शामिल करते हैं और वन बाय वन करके जो है वो उनको हम स्टडी करते हैं। तो दोस्तों, टीएनसी एक्सप्रेस में हम कौन सा टॉपिक जो है वो सेलेक्ट करते हैं या कौन से टॉपिक को हम जो है वो टीएनसी एक्सप्रेस में जो है वो लेके आते हैं, उसके लिए हमारे पास में 4 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो मैं आपको हर बार बताता हूं और फिर से जो है फटाफट 1 मिनट के अंदर बताना चाहूंगा। सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स तो हमारे पास में टीएनसी एक्सप्रेस का जो टॉपिक होता है कि वो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट होना चाहिए, यानी कि उस टॉपिक से एग्जाम में क्वेश्चन जो है वो आने चाहिए। क्योंकि जब तक टॉपिक पढ़ते हैं अगर उसमें से क्वेश्चन नहीं आएगा तो दोस्तों उसका कोई पढ़ने का बेनिफिट नहीं है। तो ऐसा टॉपिक हम सेलेक्ट करते हैं जो कि एग्जाम की दृष्टि से जो है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो, उसमें से क्वेश्चन आने चाहिए। दूसरा जो कैरेक्टरिस्टिक्स होता है कि वो टॉपिक जो है वो टफ होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम बहुत इजी टॉपिक को लेके चलेंगे और उसको जो हम पढ़ेंगे, टॉपिक जो है वो टफ होना चाहिए। टफ को हम पढ़ेंगे तो ही जो है वो ज्यादा मजा आएगा। तो जितना ज्यादा जो है वो टफ टॉपिक होगा हम उसी को जो है वो शामिल करते हैं। तीसरा, कंप्लीट और कॉम्प्रिहेंसिव टॉपिक को हम लेके आते हैं, यानी कि उसमें हम जब पढ़ेंगे तो पूरा टॉपिक पढ़ेंगे, उसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, उसके बाद उसके एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, किस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है उसके बारे में डिस्कस करेंगे और साथ के साथ इन फ्यूचर में जो है वो कौन से इसमें से एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं उन सबको भी जो है वो डिस्कस करते हैं। और लास्ट और चौथा कैरेक्टरिस्टिक्स होता है कि जो बच्चे हमारे कमेंट बॉक्स में कहते हैं कि हमें ये जो है वो नेक्स्ट टॉपिक हमें टीएनसी एक्सप्रेस में ये चाहिए, तो उसी को भी हम शामिल करते हैं। जिसमें कमेंट सबसे ज्यादा आते हैं उसी को टॉपिक को हम जो है वो शामिल करते हैं। एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, बहुत सारे लोगों ने कमेंट कर रखा है, लेकिन दोस्तों वो टॉपिक ऑलरेडी जो है वो पढ़ाया है। जैसे कुछ बच्चों ने ड्रग कैलकुलेशन का है तो वो ऑलरेडी जो है वो हमने करवा चुके हैं। किसी ने जो है वो वेंटिलेटर के बारे में बताया, किसी ने ईसीजी के बारे में बताया। तो ये सारे जो इंपॉर्टेंट कुछ लोगों ने जो बताए हैं वो ऑलरेडी हो चुके हैं। तो मैं उनसे जो है वो इतनी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि पहले एक बार जो है वो जितनी भी टीएनसी एक्सप्रेस हमने ले ली है या टीएनसी एक्सप्रेस में जिन टॉपिक को शामिल किया है उसके बारे में कमेंट ना लिखे, क्योंकि वो ऑलरेडी हो चुका है। तो जो ऐसा टॉपिक जो हुआ नहीं है और आपको लगता है कि नेक्स्ट टीएनसी एक्सप्रेस में ये टॉपिक होना चाहिए, उसको आप बता सकते हो। डेफिनेटली मैं जो है उसको डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, टाइम वेस्ट न करते हुए हम चलते हैं। आज का हमारे पास में टॉपिक आएगा स्टरलाइजेशन एंड डिसइंफेक्शन। शायद ही कोई ऐसे एग्जाम होगी दोस्तों जिसमें स्टरलाइजेशन एंड डिसइंफेक्शन के बारे में जो है वो एग्जाम में क्वेश्चन ना पूछा गया हो। और सबसे बड़ी बात है कि ये ऐसा टॉपिक है, इसको फंडामेंटल में भी पढ़ते हैं, इसको माइक्रोबायोलॉजी में पढ़ते हैं, इसको जो है वो कम्युनिटी में भी पढ़ते हैं, यानी कि हर जगह पढ़ते हैं। और इवन फर्स्ट ईयर में भी पढ़ते हैं, सेकेंड ईयर में पढ़ते हैं, थर्ड ईयर में पढ़ते हैं और फोर्थ ईयर में पढ़ते हैं। तो क्यों ना हम इसको इस तरीके से पढ़ लें कि एक बार पढ़ने के बाद जो है वो इसकी जरूरत ही ना हो। इसीलिए तो मैं बच्चों से कहता हूं कि बच्चों पढ़ो ऐसे जैसे बरसों जीना हो और जियो ऐसे जैसे कल ही मर जाना हो। ठीक है, तो उसी तरीके से हमें जो है वो टॉपिक को इस तरीके से क्लियर करना है कि उसके बाद एग्जाम में उसमें से कहीं से भी क्वेश्चन आए हमें उसमें घबराना नहीं है और वो क्वेश्चन का आंसर जो है वो हमारे पास में 100% सही जाएगा। तो इसमें हम जो है वो आज इसी तरीके से करेंगे और इसके साथ साथ जो है वो हम सारी चीज देखेंगे कि एग्जाम में कैसे तो क्वेश्चन आते हैं, कहां से आते हैं और उसका राइट आंसर जो है वो क्या होगा। तो ये हमारे पास में ऑब्जेक्टिव है कि हम आज की क्लास में क्या क्या करेंगे। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन में पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन में हम सबसे पहले जो है वो स्टरलाइजेशन को देखेंगे, उसके बाद हम डिसइंफेक्शन को देखेंगे और फिर ये भी देखेंगे कि दोनों में जो है वो डिफरेंशिएट क्या होता है। फिर उसके बाद में इसका सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है, दैट इज क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन जो है वो स्टरलाइजेशन डिसइंफेक्शन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी में आएंगे और 90% जो हमारे पास क्लास रहेगी वो क्लासिफिकेशन पे ही रहेगी। मतलब टोटली जो है वो कह सकते हैं कि पूरी की पूरी क्लास जो है वो फोकस रहेगा हमारे पास में क्लासिफिकेशन का। और दोस्तों, क्लासिफिकेशन भी जो है वो आपको हर बुक्स में अलग अलग दिया हुआ आएगा, लेकिन आपको मैं पूरी जो है वो 3 दिन से लगातार मैंने करने के बाद में जो है वो आपके लिए एक ही ऐसी चार्ट बना के लाया हूं जिसमें पूरा स्टरलाइजेशन सिर्फ और सिर्फ एक फ्लो चार्ट में जो है वो आ जाएगा। देन उसके बाद की पॉइंट में हम वो पढ़ेंगे जो एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे कैसे ऐसे निकल के आएंगे। और अगर आपके पास में टाइम कम रहे तो उन की पॉइंट्स को भी अगर आप देख के चले जाओगे तो दोस्तों वहां पे आपके क्वेश्चन होने के राइट होने के चांसेस जो है बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। और सबसे लास्ट में हम एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, जो कि हमारे पास में इंपॉर्टेंट पार्ट है। बिना एमसीक्यू से जो है वो टॉपिक क्लियर नहीं होता है। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हमारे पास में सबसे पहले इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन। तो दोस्तों, इंट्रोडक्शन में हमारे पास में टॉपिक क्या था? स्टरलाइजेशन और डिसइंफेक्शन, यानी कि 2 चीजें थी हमारे पास में। एक था हमारे पास में स्टरलाइजेशन
और दूसरी चीज है हमारे पास में डिसइंफेक्शन। अब इन दोनों में जो है वो डिफरेंशिएट क्या होता है, क्या लिमिटेशन होती है और किस तरीके से जो है वो इनको हम अलग अलग कैटेगरी में रखते हैं। बहुत सारे लोग जो है वो इन दोनों को एक ही समझ लेते हैं, लेकिन दोनों जो है वो एक नहीं है। सबसे पहले हम बात करते हैं स्टरलाइजेशन क्या होता है। दोस्तों स्टरलाइजेशन की एक सिंपल डेफिनेशन की मैं बात बताऊं, ठीक है, इसमें होता है किलिंग ऑफ ऑल माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड देयर स्पोर। समझ में आ रहा है? सिंपल चीजें अगर हम कहें कि किलिंग ऑफ ऑल माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड देयर स्पोर, ठीक है, यानी कि सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मार देना और उनके स्पोर को मार देना कहीं से भी, चाहे वो सरफेस से हो, चाहे वो आर्टिकल से हो, चाहे वो इंस्ट्रूमेंट से हो, चाहे किसी भी एरिया से हो, उन सबको मार देना और उनके स्पोर को भी मार देना क्या कहलाता है? स्टरलाइजेशन कहलाता है। तो इसकी डेफिनेशन को थोड़ा सा लिख देते हैं। स्टरलाइजेशन, अब देखो, किलिंग ऑफ ऑल माइक्रो ऑर्गेनिज्म किसको कहेंगे, इसको भी हम डिस्कस करेंगे, एंड देयर स्पोर। अब यहां पे दो चीजें हैं हमारे पास में, ठीक है, एक तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म और एक हो गया देयर स्पोर, यानी कि स्पोर और माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये दो चीजें हैं। इन दोनों को जो है वो हम अभी देखेंगे। पहले हम ले लेते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो हमने किसको बोला। देखो माइक्रो मतलब बहुत छोटे और ऑर्गेनिज्म का मतलब होता है लिविंग थिंग्स। माइक्रो मतलब बहुत छोटे, ऐसे छोटे जो हमें नग्न आंखों से दिखाई नहीं देते हैं या हम उसको जो है वो सिंपल आंखों से नहीं देख सकते हैं, उनको हम बोलते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। मतलब वो जिंदा भी होनी चाहिए, ऐसा नहीं है इलेक्ट्रॉन माइक्रो प्रोटॉन इनको भी हम आंखों से नहीं देख सकते, तो उनको हम शामिल नहीं करें। जिंदा होने चाहिए, उनको हम आंखों से नहीं देख पाते, उनको माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। तो उसमें हमारे पास में बैक्टीरिया आ गया, फंगस आ गया, प्रोटोजोआ आ गया, हेलमिंथेस आ गया, ठीक है, ये सारे के सारे जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। कुछ को हम देख भी पाते हैं, कुछ को जो है वो नहीं देख पाते हैं, लेकिन ये सारे के सारे लिविंग थिंग्स है। तो जब भी मैं आपको माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोलूं, इन द सेंस उसमें सारी चीजें आ गई, बैक्टीरिया भी आ गया, वायरस भी आ गया, फंगस भी आ गया, प्रोटोजोआ भी आ गया, हेलमिंथेस भी आ गया, सब चीजें आ गई, ठीक है। और डियर स्पोर, अब ये स्पोर क्या चीज होती है, इसको हम ले लेते हैं। वैसे तो माइक्रोबायोलॉजी क्लास में मैंने जो है इसको डिटेल से पढ़ा रखा है, लेकिन फिर भी मैं जो बताता हूं दोस्तों, एक्चुअली बहुत सारे बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो अनफेवरेबल कंडीशन में अपने ऊपर जो है वो एक आवरण बना लेते हैं, ठीक है। इसको यूं समझिए कि जैसे फौज में जो आर्मी के पर्सन होते हैं वो बाहर दुश्मनों की गोली बारूद से बचने के लिए जो है वो बंकर बना लेते हैं, ठीक उसी तरीके से क्या होता है कि जो बैक्टीरिया है वो अपने ऊपर एक जो है वो कैल्शियम ऑक्जेलेट का जो है वो बिल्कुल आवरण बना लेता है, जिसकी वजह से इसके ऊपर न टेम्परेचर का असर होता है न किसी केमिकल का असर होता है, और ये बिल्कुल जो है वो सेफ रहता है और कई सालों तक जो है वो यहाँ पे इसके अंदर जो है वो पड़ा हुआ रहेगा। ये हमारे पास में बैक्टीरिया है और ये इसके ऊपर जो है वो आवरण है, ठीक है। तो जो आवरण बनाते हैं उसको स्पोर कहते हैं। कैप्सूल और आवरण दोनों में जो है वो डिफरेंस है, ध्यान रखना, स्पोर और कैप्सूल दोनों में डिफरेंस है। मान लीजिए यहां पर समझ लीजिए, ये कोई बैक्टीरिया है, ठीक है, और ये कोई बैक्टीरिया है, इसके ऊपर एक आवरण है जिसको हम क्या बोलते हैं, कैप्सूल। ये लो, ये इसके ऊपर एक जो है वो कवरिंग है, जिसको ये नॉन कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया है, ये कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया है। लेकिन अब मैंने क्या बताया, स्पोर क्या होते हैं, अनफेवरेबल कंडीशन। जैसे ही मान लीजिए कि विपरीत परिस्थिति आएगी तो ये अपने ऊपर एक आवरण बनाएंगे, ठीक है ना, बनाएंगे जब आएगी तब, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं स्पोर। तो ये तो हो गया हमारे पास में स्पोर, ठीक है, जो बनाएंगे। और ये जो पहले से जन्मजात होता है इसको हम बोलते हैं कैप्सूल। तो कहने का मतलब ये है कि जो बैक्टीरिया के ऊपर कैप्सूल नहीं है वो भी स्पोर बना सकते हैं, और जो बैक्टीरिया के ऊपर कैप्सूल है वो भी स्पोर बना सकते हैं, ठीक है। इसको सिंपल भाषा में समझिए, ये दो हमारे पास में बैक्टीरिया थे, ये नॉन कैप्सुलेटेड है, ये कैप्सुलेटेड है। मतलब ये बैक्टीरिया जो है वो सिंपल बैक्टीरिया है, इसके ऊपर कैप्सूल है, आवरण है, इसलिए हमने इसको क्या बोला, कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया, ठीक है। ये दो कैरेक्टरिस्टिक्स होगी। कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया भी अपने ऊपर एक आवरण बना सकता है, वो बनाएगा, वो जन्मजात नहीं होता, कैप्सूल तो जन्मजात है, ये भी अपने ऊपर आवरण बना सकता है, ये भी अपने ऊपर आवरण बना सकता है। तो जो बैक्टीरिया अपने ऊपर आवरण बना लेंगे उसको बोलेंगे स्पोरिंग बैक्टीरिया, और जो बैक्टीरिया अपने ऊपर आवरण नहीं बना सकते उनको बोलेंगे नॉन स्पोरिंग बैक्टीरिया। समझ में आ गया? जैसे आपको एक बहुत अच्छा एग्जांपल समझाता हूं दोस्तों, एग्जाम है क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी, ठीक है, टिटनस का जो है बैक्टीरिया। बहुत सारे लोग जो है वो चलते हैं, इससे समझ में आ जाएगा, बहुत सारे लोग चलते हैं फिरते हैं, अचानक से जो है वो कोई लोहे की चीज से जो है वो कट लग जाता है,
तो जो नॉन मेडिकल पर्सन है वो भी आपको कहते हैं कि जाओ और टीटी का इंजेक्शन लगा के आ जाओ। कहते हैं, क्यों कहते हैं? क्योंकि जो जंग लगी हुई चीजें हैं, खास तौर से जो स्पेशली जो है वो आपकी जंग लगी हुई चीजें हैं, उस लोहे की चीज है, उससे अगर कट लग गया तो हम टीटी का इंजेक्शन लगाने के लिए बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी जो बैक्टीरिया है वो वहीं पे प्रेजेंट होता है, तो टिटनेस होने के चांसेस होते हैं। जो भी शार्प इंस्ट्रूमेंट है, जैसे ब्लेड से कट लगा, जरूरी नहीं है कि आपको टीटी का इंजेक्शन लगाना है। रोज हाउसवाइफ जो है वो किचन में काम करती है, चाकू से कट गया, जरूरी नहीं है कि टीटी का इंजेक्शन लगाना। क्यों जरूरी नहीं है? क्योंकि उस पर ऊपर जो है वो जंग लगी हुई चीजें नहीं है वो रोज क्लीन होती है। तो जो जंग लगी हुई चीजें हैं, काफी लंबे समय तक है, जमीन में पड़ी हुई है, वहां पे अगर कट लग गया तो हमें टीटी का इंजेक्शन लगाने की जरूरत है, क्योंकि क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी जो है वहां पे अप्रोक्सीमेटली 20 साल तक भी जो है वो जमा रह सकता है, 20 साल तक भी जिंदा रह सकता है ये कैप्सूल बना के। ठीक है, अपनी चीजों पे आ जाते हैं। स्टेरिलाइजेशन क्या था? किलिंग ऑफ ऑल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सारे बैक्टीरिया को भी मारेगा, वायरस को भी मारेगा, फंगस को भी मारेगा, प्रोटोजोआ को भी मारेगा, हेलमिंथेस को मारेगा, और डियर स्पोर, यानी कि 100% जो है वो सफाया करेगा। ठीक है, किससे? सब जगह से। ठीक है, सरफेस से भी करेगा, इंस्ट्रूमेंट से भी करेगा, देन किसी भी चीज से हो, सबसे सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म और सारे बैक्टीरिया को जो है वो मारेगा। उसको हम क्या कहेंगे? स्टेरिलाइजेशन। अब दूसरी चीज आती है हमारे पास में, डिसइंफेक्शन। डिसइंफेक्शन क्या चीज है दोस्तों? डिसइंफेक्शन है, उसमें क्या होता है? डिसइंफेक्शन में नंबर्स कम होते हैं। डिसइंफेक्शन में क्या होता है? डिक्रीज नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, पूरा ही लिख देते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक्सेप्ट दियर स्पोर। इसमें जो है वो स्पोर को जो है वो नहीं मारा जाएगा दोस्तों, स्पोर को जो है वो नहीं मार सकते। देखिए यहां पे डिक्रीज कर रहे हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए काफी सारे बैक्टीरिया हैं या काफी सारे ऑर्गेनिज्म हैं, उनको जैसे लाखों की संख्या में है, हमने उसको डिसइंफेक्शन करके जो है वो उनको हजारों में ले आए या मान लो सैकड़ों में ले आए। ठीक है, तो इसमें नंबर्स डिक्रीज होंगे। इसमें क्या होता है कि कुछ ऐसी टर्म्स एंड कंडीशन आती है जिसमें हम स्टेरिलाइजेशन नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, हमें चाहिए कि हमें हमारे हाथों को साफ रखना है, अब हाथों को जला तो नहीं देंगे। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में हम यहाँ पे बैक्टीरिया वायरस को जो है वो डिसइंफेक्ट ही कर सकते हैं। हमने स्टेरिलाइजेशन या हमने जो है वो स्टेरिलियम से किया या हमने जो है वो बीटाडीन से स्क्रब किया, तो हमने यहाँ पे जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनके नंबर्स को हमने कम किया है, जीरो नहीं कर सकते। ठीक है, तो स्टेरिलाइजेशन का मतलब होता है कि कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर देना माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, और डिसइंफेक्शन का होता है दोस्तों कि इसमें हम इसके नंबर्स को कम करते हैं। जो लाखों की संख्या में थी उसको हम हजारों में ले आएंगे या सैकड़ों में ले आएंगे या दहाई में ले आएंगे, तो और स्पोर को जो हो हम नहीं मार सकते। तो ये दोनों चीजें होती है हमारे पास में, स्टेरिलाइजेशन एंड डिसइंफेक्शन। स्पोर समझ में आ गया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपको समझ में आ गया। अब आ जाता है हमारे पास में इसमें क्लासिफिकेशन, जो कि सबसे ज्यादा जो है वो इंपॉर्टेंट है। क्लासिफिकेशन, और सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन दोस्तों इसी में से आते हैं, स्टेरिलाइजेशन एंड डिसइंफेक्शन के क्लासिफिकेशन में से। बेसिकली जो है वो क्लासिफिकेशन का मैं आपको एक फ्लो चार्ट बना देता हूं। उस फ्लो चार्ट में जो है वो 1 बाय 1 करके जो हो हम सारी चीज को जो है वो डिस्कस करेंगे। और उस चार्ट को आप, मैं अभी भी कह रहा हूं, आप अपने कॉपी पेन लीजिए और उसको अभी जो है वो बनाना चालू कर दीजिए। चार्ट बनने के बाद में जो हो हमारे पास में चीजें निकल के आएगी, वो बहुत ही उम्दा चीजें निकल के आएगी। तो चार्ट हम बनाते हैं, ये हो गया हमारे पास में स्टेरिलाइजेशन। स्टेरिलाइजेशन के दो मेथड्स होते हैं दोस्तों। एक होता है हमारे पास में फिजिकल मेथड, और दूसरा होता है हमारे पास में केमिकल मेथड। दूसरा मेथड होता है केमिकल मेथड। अब देखो, दोनों को फिर से कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। फिजिकल मेथड्स को जो हमने 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, अच्छे तरीके से लिखना। पहला है सनलाइट, दूसरा है हमारे पास में ड्राई हीट, तीसरा है हमारे पास में मॉइस्ट हीट। ऐसे कैसे आपको याद रखना है दोस्तों। और चौथा है हमारे पास में फिल्ट्रेशन, और पांचवा इसमें आ गया हमारे पास में, 5 में कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। 5 में आ गया हमारे पास में रेडिएशन। शायद दिखने में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही होगी, चलिए कोई नहीं, रेडिएशन है। ठीक है, तो ये हमारे पास में जो है वो हमने 4 कैटेगरी दे दी। फिर से इसको थोड़ा सा जो है वो थोड़ा और हम शॉर्ट में लिख देते हैं, इसको क्लीन करके, ताकि और थोड़ा सा
ये हो गया स्टरलाइजेशन, यहीं से शुरू कर देते हैं। ये लो, ऊपर से शुरू करेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। ये हो गया स्टरलाइजेशन, स्टरलाइजेशन। और ये हो गया सबसे पहले फिजिकल मेथड्स, फिजिकल मेथड्स। ऊपर से लेंगे तो शायद पूरा चार्ट जो है वो आसानी से बन जाएगा। और ये हो गया हमारे पास में केमिकल मेथड, केमिकल मेथड। अब देखो फिजिकल मेथड्स वही 5 टाइप हमारे पास में। पहला यहीं पे सनलाइट, दूसरा हो गया हमारे पास में, इसको थोड़ा सा अलग कर देंगे तो समझ में आ जाएगा, ये फिजिकल मेथड। और ये हो गया हमारे पास में केमिकल मेथड। सनलाइट, नेक्स्ट हो गया ड्राई हीट। ड्राई हीट जैसे आपको पता ही है कि इसमें ड्राई रहेगी। देन मॉइस्ट हीट, देन फिल्ट्रेशन, देन रेडिएशन। रेडिएशन, ये 5 कैटेगरी जो है हमने डिक्लेयर की थी। केमिकल मेथड्स का जो है वो डायरेक्टली केमिकल है। बहुत सारे केमिकल ऐसे आते हैं जिनसे जो है वो स्टरलाइजेशन किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल गैसेज, ठीक है, गैसेज आती है, ठीक है, बहुत सारी ऐसी गैसेज आती है, इथाइल ऑक्साइड आती है, फॉर्मेलिन आती है, जिससे हम स्टरलाइजेशन करते हैं। देन उसके बाद एल्डिहाइड, एल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड, ठीक है ना, एथेनॉल, एथेनॉल, देन उसके बाद में साल्ट, देन उसके बाद में जो है वो हैलोजन। ये बहुत सारी ऐसी चीजें आती है जिससे हम जो है वो स्टरलाइजेशन करते हैं। 1 बाय 1 करके जो है इनको स्टेप बाय स्टेप जो है इनको हम पढ़ेंगे। देन उसके बाद में आ जाता है हमारे पास में सनलाइट। सनलाइट को जो है वो कोई कैटेगरी में डिवाइड नहीं किया गया है। ड्राई हीट को अगेन जो है वो 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एरो थोड़ा सा अलग बनाते हैं ताकि आपको जो है वो सारी चीज क्लियर हो जाए। ड्राई हीट का पार्ट है दोस्तों, ड्राई हीट को मैं ऊपर से ले रहा हूं। इसको जो है वो टोटल हमने जो है वो 4 कैटेगरी में डिवाइड किया है। 4 कैटेगरी कौन कौन सी है? पहली कैटेगरी आ जाती है हमारे पास में दोस्तों इसमें रेड हीट, रेड हीट। दूसरी है हमारे पास में फ्लेमिंग, फ्लेमिंग। तीसरी है हमारे पास में इंसरेशन, और चौथा है हमारे पास हॉट एयर ओवन, हॉट एयर ओवन। क्लियर है? देन उसके बाद आती है हमारे पास में मॉइस्ट हीट। मॉइस्ट हीट को जो है वो फिर 3 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे हम। 3 कैटेगरी कौन कौन सी है उसको हम ले लेंगे। पहली कैटेगरी है हमारे पास में एट द टेम्परेचर 100 डिग्री, बिलो 100 डिग्री। अब मैं एट द टेम्परेचर हर जगह नहीं लिखूंगा क्योंकि जगह थोड़ी सी कम है। बिलो 100 डिग्री, बिलो 100 डिग्री सेंटीग्रेड। यह आता है एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, और ये होता है अबव 100 डिग्री सेंटीग्रेड, अबव 100 डिग्री सेंटीग्रेड। क्लियर है? बिलो 100 डिग्री को फिर से जो है वो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। मैं अब इसको थोड़ा सा ऊपर लूंगा क्योंकि थोड़ा सा जो है वो यहाँ पे स्पेस की कमी है। बिलो 100 डिग्री को जो है वो फिर से 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, और अबव को भी जो है वो फिर से एट द 100 डिग्री को भी जो है वो 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। चलो यहाँ पे हमने फिर कैटेगरी बना ली। अब इसको 1 बाय 1 करके लेते हैं। सबसे पहले लेते हैं बिलो 100 डिग्री में। बिलो 100 डिग्री में हमारे पास में पहले आ जाएगा वैक्सीन बाथ, वैक्सीन बाथ। दूसरा आ जाएगा हमारे पास में टिंडलाइजेशन, दूसरा आ जाएगा हमारे पास में, दूसरा इंस्पेक्शन, और तीसरा आ जाएगा स्टीम, सॉरी तीसरा आ जाएगा पास्चराइजेशन ऑफ मिल्क। ये हो गया। 100 डिग्री में आ जाएगा पहला बॉइलिंग, और नेक्स्ट आ जाएगा हमारे पास में टिंडलाइजेशन, टिंडलाइजेशन, और थर्ड वन आ जाएगा हमारे पास में स्टीम इनहेलर, स्टीम इनहेलर। आपको थोड़ा सा जो है वो बहुत अजीब लग रहा होगा कि इतना क्लासिफिकेशन जो हो कैसे याद हो जाएगा। कोई नहीं दोस्तों, और
अबव 100 डिग्री में सिर्फ एक ही चीज आती है, वो आती है ऑटोक्लेव। ऑटोक्लेव देखो 1 बाय 1 करके पढ़ेंगे। चार्ट आपको जो है वो ऐसे कैसे याद रखना है, थोड़ा सा स्पेस की वजह से जो है मैंने कंजेस्टेड लिखा है, क्योंकि फिल्ट्रेशन भी जो है वो फिर से 4 कैटेगरी में डिवाइड होगा, जिसको हम आगे देखेंगे। क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस जो है वो कम है, इसलिए मैं सिर्फ एरो लगा देता हूँ। और रेडिएशन जो है वो 2 कैटेगरी में डिवाइड होगी। 1 बाय 1 करके जो है वो हम इनको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आ जाता है हमारे पास में, हमने स्टरलाइजेशन देखा और डिसइंफेक्शन देखा। डरने की जरूरत नहीं है दोस्तों, इसको बिल्कुल क्लियर करके जो है हम चलेंगे। पहला है फिजिकल मेथड और सेकंड है हमारे पास में केमिकल मेथड्स। जैसा कि आपको पता है फिजिकल सेटअप के द्वारा, ठीक है, कोई भी चीज यूज करके, ठीक है, गर्म करके ठंडा करके उसको टेम्परेचर देके हॉट एयर ओवन देके या आग देके एन के एन प्रकार जो चीजें हम स्टरलाइजेशन करेंगे उसको हम रखते हैं फिजिकल मेथड्स में। ठीक है, कोई भी चीज सेटअप करके अगर हमने जो है वो चीज को किया उसको हमने बोला फिजिकल मेथड। और सेकंड आ जाता है हमारे पास में केमिकल मेथड। केमिकल मेथड में क्या है, हम केमिकल यूज करके, ठीक है, आपने देखा होगा साइडेक्स सॉल्यूशन है, इथाइलिन ऑक्साइड है, ये सारी चीजें जो है वो किस में आएगी दोस्तों, हमारे पास में केमिकल मेथड्स में। आइसोप्रोपाइल अल्कोहल है, ठीक है, स्प्रिट है, ये सब चीजें, बीटाडीन है, ये सारे के सारे आएंगे हमारे पास में केमिकल मेथड्स में। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं फिजिकल मेथड में। फिजिकल मेथड में हम स्टरलाइजेशन कैसे करते हैं उसमें हम देखते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है हमारे पास में, या सबसे पहली जो कैटेगरी है वो है सनलाइट। सनलाइट के द्वारा जो है वो स्टरलाइजेशन कैसे होता है, बिल्कुल स्टोरी के रूप में बताऊंगा आपको, ताकि आपको ये चीज हमेशा के लिए जो है वो याद हो जाए। दोस्तों आपने देखा होगा कि जो हमारी माताएं बहनें हैं वो क्या करती है कि जो भी हरी सब्जी होती है उनको धूप के अंदर जो है वो सुखा लेती है, या दूसरे शब्दों में कहें हम कि जब अचार बनाते हैं तो उसको धूप में जो है वो सुखा दिया जाता है, और उसके बाद में जो जैसे ही वो ड्राई होते हैं उसको जार में पैक करके जो है वो रख दिया जाता है, और लंबे समय तक जो है वो उसको काम में लेते हैं। क्यों, रीजन क्या है? रीजन यही है क्योंकि वहां पे जो भी बैक्टीरिया, वायरस, माइक्रो ऑर्गेनिज्म था वो तो सनलाइट के द्वारा मार दिया जाता है। क्योंकि सनलाइट में आपको पता है कि डायरेक्ट जो है वो अल्ट्रावायलेट रेज होती है, जिसकी वजह से सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो मर जाते हैं। साथ के साथ आपने ये भी देखा होगा कि जो मैट्रेस होता है, ठीक है ना, हॉस्पिटल में मैट्रेस है उसको धूप में डाल दिया था, या हम भी घर पे क्या करते हैं, जो कंबल है या जो बेड है, मैट्रेस है, उसको हम धूप में डाल देते हैं। रीजन क्या है धूप में डालने का? या कोई भी पर्सन बीमार होता है उसके बाद उसके जो है वो कपड़ों को धूप में डाला जाता है। रीजन ये है कि धूप में डालने के बाद में क्या होगा दोस्तों, कि वो एक तरीके से स्टरलाइज हो जाएगा। स्टरलाइज कैसे होगा? क्योंकि जो भी डायरेक्ट सनलाइट आ रही है, सूर्य की जो किरणें आ रही है, उसकी वजह से जो अल्ट्रावायलेट रेज उसके अंदर है, उसकी वजह से वो क्या होता है कि सारा का सारा जो है वो फ्री फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो जाता है। आपने देखा होगा तालाब वगैरह है, उसका पानी बिल्कुल साफ होता है। क्यों साफ होता है? क्योंकि डायरेक्ट सूर्य की किरणें जो है वो उसके ऊपर आती है। तो इस तरीके से जो स्टरलाइजेशन होता है, हम घर पे जो है वो कंबल डाल देते हैं, मैट्रेस डाल देते हैं, हमारे बेडिंग डाल देते हैं, धूप में डालते हैं ताकि वो स्टरलाइजेशन हो जाए। तो ये एक मेथड है, वो हो गया हमारे पास में सनलाइट। क्लियर है? दूसरा आ जाता है हमारे पास में ड्राई हीट। ड्राई हीट में क्या होता है दोस्तों? ड्राई हीट जैसे आपको नाम से पता चल रहा है, ड्राई हीट में मतलब इसमें वाटर का जो है वो, या वाटर की क्वांटिटी जो है वो बिल्कुल भी नहीं होती है, पूरी की पूरी जो है वो ड्राई होती है। तो ड्राई हीट को जो है हमने 4 कैटेगरी में जो है वो डिवाइड किया गया है। कैसे किया गया है, कैसे एग्जांपल है, वो भी सारी चीजें मैं बताऊंगा दोस्तों। तो इसमें सबसे पहले आ जाता है हमारे पास में रेड हीट। रेड हीट में क्या करते हैं, मैंने कहा था मैं स्टोरी से बताऊंगा ताकि आपको सारी चीजें याद हो जाए। तो दोस्तों आपने देखा होगा इसमें क्या करते हैं कि जो भी आर्टरी है या जो फोर्स शेप है उसकी टिप को हम स्टरलाइजेशन करने के लिए क्या करते हैं, बिल्कुल आग के ऊपर, बूनसेन बर्नर होता है, उसकी आग के ऊपर थोड़ा सा जो हो हम उसको बिल्कुल जो है वो लाल होने तक रखते हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद जैसे ठंडा हो जाता है उसके बाद हम उसको काम में लेते हैं। तो ये भी एक स्टरलाइजेशन का प्रोसेस है। आपने देखा होगा मूवी वगैरह में हीरो को जो है वो गोली लग जाती है, गोली लग गई साहब यहाँ पे, ठीक है। अब उसके बाद क्या करता है हीरोइन, क्या करती है कि कोई भी चाकू वगैरह लेके उसको आग पे गर्म करती है। देखा है कि नहीं देखा? आग पे गर्म करती है। अब देखो कोई भी जो है वो ऑपरेशन करने के लिए 2 चीजों की जरूरत होती है, एक तो होता है स्टरलाइजेशन इंस्ट्रूमेंट और दूसरा होता है एनाल्जेसिक। अब दर्द तो होगा नहीं, क्योंकि इतनी खूबसूरत हीरोइन जो है वो अगर गोली निकालेगी तो दर्द तो कैसे होगा, तो दर्द तो वैसे नहीं होगा। दूसरी चीज क्या है कि वो स्टरलाइजेशन कर लेती है, उस चाकू को उस आग के ऊपर गर्म कर लेती है, फिर उससे जो है वो उसको गोली निकालती है। तो सेम प्रोसीजर जो होता है वो होता है हमारे पास में रेड हीट का, याद रह जाएगा। तो ये हो गया हमारे पास में कि बूनसेन बर्नर पे
याद रखना एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कब तक गर्म करते हैं, जब तक कि वो पूरा लाल ना हो जाए तब तक गर्म करते हैं, उसके बाद ठंडा होने के बाद उसको काम में लेते हैं। तो ये हो गई हमारे पास में रेड हीट। सेकंड आता है हमारे पास में फ्लेमिंग। फ्लेमिंग क्या होती है दोस्तों? फ्लेमिंग का मतलब होता है सिर्फ आग में थोड़ा सा सेकना, फ्लेम करना नहीं कहते, ठीक है। इसमें क्या करते हैं कि बहुत सारी चीजें, जैसे इसमें तो हमने क्या था कि आर्टरी या फोरसेप की जो टिप थी, ठीक है, उसको गर्म करते हैं ताकि वो स्टरलाइजेशन हो। इसमें क्या करते हैं, बहुत सारी चीजें हैं, जैसे मान लीजिए स्लाइड्स आ गई या टेस्ट ट्यूब आ गया, ठीक है, तो उनको जो है वो हम स्टरलाइज करने के लिए क्या करते हैं, कल्चर मीडिया में इन सब में स्टरलाइज करने के लिए क्या करते हैं, चीज तो वही लेते हैं, बूनसेन बर्नर ही लेते हैं, लेकिन उसमें हम सिर्फ थोड़ा सा आग में से जो है वो निकालते हैं। या जो हमारे पास में टेस्ट ट्यूब है, ठीक है, जैसे मान लीजिए ये हमारे पास में कोई जो है वो टेस्ट ट्यूब है, तो उसकी जो ऊपर वाला एरिया है सिर्फ इसको ही जो है वो गर्म करते हैं, बाकी वाले को जो है वो गर्म नहीं करते हैं, ठीक है, बाकी वाले को जो है वो गर्म नहीं करते हैं। सेम वही चीज है, ठीक, सेम वही चीज है, क्योंकि इसमें हम क्या करते हैं कि बाकी चीजों को हमें सेफ रखना है, तो यहां वाले सिर्फ जो पॉइंट वाला एरिया है या जो माउथ वाला एरिया है उसी को स्टरलाइज करते हैं, बाकी वाले को नहीं करते हैं, लेकिन करते हैं जो है वो सेम बूनसेन बर्नर पे ही है। तो ये चीज भी जो है वो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आ जाता है इंसरेशन। इंसरेशन क्या हो जाता है, एक तरीके से जला देना, बर्निंग कर देना। अब आप कहोगे कि सर जला देने वाला भी स्टरलाइजेशन में आता है दोस्तों। जो सॉइल्ड ड्रेसिंग है या कंटामिनेटेड जो है वो गोज वगैरह है, तो उनकी जो है वो स्टरलाइजेशन आप कैसे करोगे? रोज काम में आती है, ठीक है, गोज काम में आता है, पैड काम में आता है, गेमजी काम में आती है, स्वैब काम में आते हैं, तो उनको हम क्या करते हैं, पूरी ड्रेसिंग को जो है वो जला ही दिया जाता है। और जलाने में हमारे पास में जो है वो टेम्परेचर मेंटेन किया जाता है, वो किया जाता है 1100 से हमारे पास में 2200 डिग्री सेंटीग्रेड है, और उसको तब तक जलाते हैं तब तक कि वो राख ना हो जाए, तो वो चीज आ जाती है हमारे पास में इंसरेशन। और लास्ट आ गया चौथा हमारे पास में हॉट एयर ओवन। हॉट एयर ओवन क्या होता है दोस्तों, आपने घर में भी देखा होगा, माइक्रो ओवन जो होता है सेम वैसा का वैसा ही होता है, ठीक है। इसमें क्या हम क्या करते हैं, इसमें पूरा जो हमारे पास में चेंबर आता है उसमें हम जो है वो पूरे इंस्ट्रूमेंट को रखते हैं और स्टरलाइजेशन करते हैं। सबको 1 बाय 1 करके लेते हैं। हमारे पास में सनलाइट में जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं उसको मैं जो है वो डिस्कस करूंगा दोस्तों। तो सबसे पहले हमारे पास में आ गया सनलाइट। थोड़ा सा ये इसमें कुछ नहीं, बाकी सबको हम जो है वो डिस्कस करेंगे। सनलाइट में क्या करेंगे, डायरेक्ट जो है वो हमारे पास में डायरेक्ट जो सनलाइट है उसका एक्सपोजर करेंगे। डायरेक्ट जो सनलाइट है उसका एक्सपोजर करेंगे, और उसमें जो है वो हम उसमें रखेंगे ताकि हमारे पास में जो है वो पूरा स्टरलाइज रहे। क्यों? क्योंकि उसके अंदर अल्ट्रावायलेट रेज है, जिसकी वजह से ये सारी चीजें हो जाती है। किसका करते हैं, एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो दोस्तों मैट्रेस वगैरह का जो है वो हम स्टरलाइजेशन करते हैं। तो एग्जाम्पल जो है वो जरूर याद रखना, क्योंकि एग्जाम में जो है वो यही आते हैं, ठीक है। लिनन आइटम्स को भी हम रख सकते हैं, लिनन आइटम्स को भी जो है वो हम रख सकते हैं। ये सारे के सारे स्टरलाइजेशन होते हैं सनलाइट के द्वारा। सेकंड था हमारे पास में रेड हीट। तो दोस्तों रेड हीट को हम ले लेते हैं। सेकंड हमारे पास में रेड हीट। तो रेड हीट में आपको पता है कि हम इसमें जो है वो सिर्फ जो टिप होते हैं, ठीक है, जो टिप ऑफ आर्टरी और इंस्ट्रूमेंट डायरेक्ट कर दो। आर्टरी और इंस्ट्रूमेंट को जो है वो डायरेक्ट टिप को जो है वो हम करते हैं गर्म। कब तक करते हैं? जब तक कि वो रेड ना हो जाए तब तक करते हैं। यूज क्या लेते हैं दोस्तों? बूनसेन बर्नर। ये भी एग्जाम में जो है वो पूछा गया है कि किसके द्वारा जो है वो इसको काम में किया जाता है, किस तरीके से किया जाता है। तो बूनसेन बर्नर जो है वो काम में लेते हैं। हो गया। सेकंड है फ्लेमिंग। फ्लेमिंग में हम क्या करते हैं दोस्तों? फ्लेमिंग में हम सब जो है वो जस्ट उसकी आग के ऊपर से जो है वो निकालते हैं, ठीक है। सिर्फ फ्लेम करते हैं, आग उसको सिर्फ जो है वो दिखाते ही हैं, बाकी कुछ नहीं करते हैं। एग्जाम्पल आ गया हमारे पास में, जैसे टेस्ट ट्यूब, स्लाइड्स, ठीक है, इनको जो है हम करते हैं। तो ये सारी चीजें हम फ्लेमिंग में करते हैं। नेक्स्ट चीज है हमारे पास में इंसरेशन। इंसरेशन में क्या करते हैं दोस्तों? इसमें पूछा था टेम्परेचर। इसमें पूछा जाता है टेम्परेचर। इसमें जो है वो दोस्तों टेम्परेचर जो है वो कितना मेंटेन किया जाता है? टेम्परेचर किया जाता है 1100 से 2200 डिग्री सेंटीग्रेडेड। और ये भी चीज ध्यान रखना दोस्तों, जो चीजें एग्जाम में पूछी जा रही है वो सारी की सारी मैं आपको ब्लैक बोर्ड पे जो है वो यहीं लिख दूंगा। तो इंसरेशन में क्या करते हैं? इसको जस्ट बर्न कर दिया जाता है, ठीक है। जब तक कि उसकी राख ना हो जाए तब तक उसको जो है वो आग में जलाया जाता है, बर्न कर दिया जाता है। इसमें टेम्परेचर रखा जाता है हमारे पास में 1100 से 2200 डिग्री सेंटीग्रेडेड।
उसके बाद आता है हमारे पास में हॉट एयर ओवन। हॉट एयर ओवन एग्जाम की दृष्टि से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे क्वेश्चन इसमें से पूछे जाते हैं। तो दोस्तों ले लेते हैं हॉट एयर ओवन। हॉट एयर ओवन में जो है वो क्या होता है दोस्तों, इसके अंदर जो है वो प्रोसीजर हम देख लेंगे, एक इमेज में आपको दिखाता हूं, फिर उसके बाद जो है वो सारी चीजें क्लियर करेंगे। ये जो आप देख रहे हो ये है हमारे पास में हॉट एयर ओवन। इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा जो है वो सप्लाई दी जाती है। अंदर जो है वो एक फैन लगा रहता है, ठीक है। वो क्या करता है कि वो जो गर्म हवा है उसको चारों तरफ जो है वो फैलाता है। सर्कुलेटरी एयर होती है इसमें, सर्कुलेटरी एयर होती है, ये चीज ध्यान रखना। ऐसा का ऐसा एग्जाम में काफी बार क्वेश्चन पूछता है कि हॉट एयर ओवन के दौरान जो है या हॉट एयर ओवन में जो है वो कौन सी एयर जो है वो सर्कुलेट होती है। तो दोस्तों सर्कुलेटरी एयर होती है। क्यों होती है, क्योंकि इसके अंदर जो है वो एक फैन लगा रहता है, जिसकी वजह से ये सारा जो है वो हमारे पास में जो है वो पूरी हवा को जो है वो फैलाता है। जस्ट आपने जो है वो आपने पैटीज वाले के यहाँ पे या आजकल तो घरों में भी जो है वो ओवन देखा होगा, ठीक है। तो जो ओवन है या माइक्रोवेव जो है, ठीक है, ठीक वही सेम चीज होती है। इसके अंदर क्या करते हैं दोस्तों, या फिर आपने लैब वगैरह के अंदर भी ये सारी चीजें देखी होगी, इसके अंदर जो है वो इंस्ट्रूमेंट को रख दिया जाता है, उसके बाद इसको कवर कर दिया जाता है और टाइमिंग के अनुसार जो है वो उसको लाइट को स्विच को ऑन कर दिया जाता है। टाइमिंग जो है वो इसमें कितनी रहती है दोस्तों, टाइमिंग का मैं बता दूं आपको 160 डिग्री। अगर आपको 160 डिग्री रखना है, होल्डिंग टाइम होता है 160 डिग्री, उसको रखा जाता है दोस्तों 2 आवर्स के लिए, ठीक है। ये होल्डिंग टाइम है 160 डिग्री सेंटीग्रेड अगर आप टेम्परेचर रखोगे तो होल्डिंग टाइम में 2 घंटे के अंदर जो है उसको रखा जाता है। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हो 170 डिग्री कर देते हो तो फिर आपको 1 आवर्स ही जो है वो उसको रखना है। लेकिन अगर टेम्परेचर और बढ़ा देते हैं 180 डिग्री रख लेते हैं तो फिर हमारा जो काम जो है वो 20 मिनट्स के अंदर ही जो है वो हो जाएगा। 20 मिनट्स के लिए ही रखना पड़ता है। तो ये चीजें जो है वो आपको ध्यान में रखना। मैक्सिमम मतलब 150 से लेके 200 तक डिग्री तक रखा जाता है। जितना हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे उतना ही जो है वो हमें कम टाइम के लिए जो है वो इसमें रखना पड़ेगा। क्लियर है। इसके लिए जो है वो क्या क्या मैनर है मैं आपको बता दूं दोस्तों। हॉट एयर ओवन है, इसके अंदर आपको इंस्ट्रूमेंट जो है वो सही तरीके से रखने हैं। हमेशा जो है वो बहुत ज्यादा कंजस्टेड नहीं रखना है कि पूरी हवा ही उसके अंदर जो है वो सर्कुलेट ना हो, ऐसा नहीं रखना है। क्लोज कर देना है। उसके बाद में जो है वो आपके पास में ये इनमें से कोई भी एक मेथड जो है वो काम में लेना है, ठीक है। अगर आप 160 डिग्री सेंटीग्रेड रखना चाहते हो तो 2 घंटे के लिए रखना पड़ेगा। अगर आप 170 डिग्री सेंटीग्रेड रखना हो तो 1 घंटे के लिए रखना पड़ेगा। और अगर आप 180 डिग्री सेंटीग्रेड रखना हो तो फिर आपको 20 मिनट के लिए जो है वो रखना पड़ेगा। क्लियर है। अब इसमें से एग्जाम में क्वेश्चन थे कि कौन से इंस्ट्रूमेंट या कौन सी चीजें जो है वो इसमें रखी जाती है दोस्तों। ग्लासवेयर, ठीक है ना। ग्लासवेयर की जो भी चीजें हैं वो सारी की सारी स्टेरिलाइजेशन के दौरान जो है वो इसी में रखी जाती है। ये इसका जो है वो सबसे ज्यादा एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाने वाला है कि ग्लासवेयर को जो है वो किसके अंदर या किसके द्वारा जो है वो स्टेरिलाइज किया जाता है। हॉट एयर ओवन के द्वारा कौन सी चीजें नहीं की जाती है, ठीक है ना। कौन सी चीजें जो है वो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है। तो दोस्तों कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है हमारे पास में कि जो रबर आइटम्स है, ठीक है ना। आपको पता है कि अगर रबर आइटम है तो उनको हम इसके द्वारा जो है वो स्टेरिलाइजेशन नहीं करते। क्यों नहीं करते, क्योंकि जैसे रबर आइटम है, एक बहुत अच्छी चीज बता दो, जैसे मैकेंटोस है तो मैकेंटोस किसके द्वारा स्टेरिलाइज किया जाता है, तो मैकेंटोस जो है वो सनलाइट के द्वारा स्टेरिलाइज किया जाता है। तो हर एक चीज जो है वो आप अच्छे से समझिए, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन जो हो ऐसे निकाल के लेके आते हैं। तो जो रबर आइटम है हमारे पास में उनको जो है वो इसके द्वारा स्टेरिलाइजेशन नहीं किया जाता है। सावधानी आपको क्या रखनी है, एक तो आपको बहुत ही ज्यादा जो है वो उसको फुल भर के नहीं रखना है, वरना जो सर्कुलेटरी एयर है वो नहीं जाएगी। एक जो शार्प इंस्ट्रूमेंट है, शार्प इंस्ट्रूमेंट है उनको भी नहीं करते, क्योंकि दोस्तों अगर शार्प इंस्ट्रूमेंट को करोगे ना तो वो ब्लंट हो जाते हैं, ठीक है ना। उनकी जो है वो धार खत्म हो जाती है, ब्लंट हो जाते हैं, इसलिए शार्प इंस्ट्रूमेंट को भी जो है वो इसमें नहीं रखते। दूसरी चीज, एक अगर मान लीजिए किसी भी इंस्ट्रूमेंट के ऊपर या कोई भी चीज पे अगर थोड़ा सा पानी भी रह गया ना तो उसका भी जो है वो धब्बा बन जाता है। अगर ब्लड या कोई और चीज केमिकल रह गया तो धब्बा बनेगा ही बनेगा। लेकिन अगर हम जैसे इंस्ट्रूमेंट क्लीन करते हैं, थोड़ा सा भी अगर उसके ऊपर पानी रह गया है तो अगर हॉट एयर ओवन से करेंगे तो उसके बाद उस पर जो है वो स्पॉट बन जाता है। तो ये भी इसका जो है वो ड्रॉबैक है। ये हमारे पास में है, हमारे पास में हॉट एयर ओवन। और भी बहुत अगर हम डिटेल में हैं कि इसका इंडिकेटर क्या होता है। इंडिकेटर का मतलब होता है कि कैसे पता चलेगा कि ये हमारा जो है वो सही तरीके से जो है वो काम कर रहा है। तो दोस्तों इसमें हमारे पास में क्लोस्टेड, हमारे पास में जो है वो बेसिलस
बेसिलस ब्रूस्ट्रेट जो है वो बैक्टीरिया आता है जिसका इसके अंदर जो है वो रखा जाता है। जब उसका कलर चेंज हो जाता है तो हमें पता चल जाता है कि ये जो है वो हमारे पास में हॉट एयर ओवन जो है वो सही तरीके से काम कर रहा है या नहीं कर रहा। हालांकि इतना डिटेल से एग्जाम में आपको जो है वो कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा। आपको जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि कौन सी चीज़ों को स्टरलाइजेशन किया जाता है, तो दोस्तों याद रखना है कि जो ग्लासवेयर है उनका स्टरलाइजेशन जो है वो हम इसके द्वारा करते हैं। दूसरी चीज़ है कितने टाइम के लिए किया जाता है, तो ये टाइमिंग हमारे पास में तीनों में से आप कोई सी भी एक सूटेबल ले सकते हो। उसके बाद क्या क्या कॉन्ट्रा इंडिकेशन हो सकते हैं, तो दोस्तों कॉन्ट्रा इंडिकेशन हो सकते हैं कि एक तो रबर आइटम को जो है वो आप इसमें से नहीं कर सकते। दूसरी चीज आप जो है वो उसमें से कोई भी चीज ऐसी चीज शार्प इंस्ट्रूमेंट है उसको नहीं कर सकते, क्योंकि शार्प इंस्ट्रूमेंट भी जो है वो ब्लंट हो जाते हैं। तो ये हमारे पास में ड्राई हीट जो है वो कंप्लीट होगी। अब अगर आपसे पूछे कि ड्राई हीट जो है वो किस तरीके से, तो दोस्तों ये जो है वो हमारे पास में जो प्रोटीन सब्सटेंसेज है, बैक्टीरिया वायरस या जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जो प्रोटीन सब्सटेंसेज है उसको डिस्ट्रॉय करके जो है वो सारे काम करता है। तो ये हो गया हमारे पास में ड्राई हीट। उसके बाद आता है दोस्तों हमारे पास में मॉइस्ट हीट। अब देखो नाम से पता चल रहा है मॉइस्ट हीट। मॉइस्ट हीट में क्या होता है, मॉइस्ट हीट में क्या होता है, वाटर होता है, वाटर की जो है वो क्वांटिटी होती है, ठीक है, कुछ ना कुछ वाटर। अब मॉइस्ट हीट होती है वो ज्यादा डेंजरस होती है। क्यों डेंजरस होती है दोस्तों वो है हमारे पास में जो प्रोटीन को डिस्ट्रॉय करता है, लेकिन मॉइस्ट हीट जो है वो प्रोटीन का कोगुलेशन करके बहुत अच्छे तरीके से जो है वो डिस्ट्रॉय करती है। साथ के साथ मॉइस्ट हीट की पेनिट्रेशन कैपेसिटी भी ज्यादा होती है। जैसे फॉर एग्जांपल से समझो अच्छे तरीके से कि आपने चपाती देखी होगी, ठीक है, तो चपाती को अगर आप हाथ में ले लेते हो ना तो उतना नहीं जलता है जितना कि अगर हम चपाती के अंदर उंगली दे दे रहे हो, जो भाप होती है, भाप में क्या है, वेपर है, मॉइस्ट है, उससे आदमी ज्यादा जलता है। अब आप कहोगे देखो चपाती से ज्यादा है जो है वो भाप गर्म है, मतलब जिससे जो गर्म हुई है वो ज्यादा गर्म है। गर्म क्या है कि एक्चुअली टेम्परेचर तो उसका 100 डिग्री रहता है, लेकिन वो मॉइस्ट है तो उसकी पेनिट्रेशन कैपेसिटी, पेनिट्रेशन मतलब भेदन क्षमता, वो अंदर जो है वो बहुत ज्यादा घुस जाती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप किसी गर्म चीज को हाथ में ले लो या गर्म कोई पतीला है उसका आप टच हो जाए तो उससे कम जलेगा बजाय कि ऑयल या वाटर से जो है वो ज्यादा जलेगा। क्यों? क्योंकि वो मॉइस्ट है। तो मॉइस्ट की वजह से पेनिट्रेशन कैपेसिटी जो है वो अंदर तक होती है, तो उसकी वजह से मॉइस्ट वाली जो है वो ज्यादा डेंजरस है। तो मॉइस्ट हीट जो है वो फिर 3 कैटेगरी में डिवाइड की गई है। कौन कौन सी कैटेगरी डिवाइड की गई, मैं यहाँ पे सारी चीजें ले लेता हूँ। यहाँ पे ले लेता हूँ मॉइस्ट हीट। मॉइस्ट हीट को 3 कैटेगरी में कौन कौन सी थी। पहला था हमारे पास में एट टेम्परेचर अबव बिलो 100 डिग्री, पहला ये तो था, ये देखिए एट टेम्परेचर बिलो 100 डिग्री, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास में एट टेम्परेचर बिलो 100 डिग्री सेंटीग्रेड। दूसरा था हमारे पास में एट टेम्परेचर, यही लिख देते हैं, एट टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड। और तीसरा है हमारे पास में दोस्तों एट टेम्परेचर अबाउ 100 डिग्री सेंटीग्रेड, अबाउ 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ये 3 कैटेगरी में जो है वो डिवाइड किया गया और 1 बाय 1 करके जो है हम इसको लेंगे। पहला है एट टेम्परेचर बिलो 100 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि इसमें हमारे पास में टेम्परेचर जो है वो बिलो 100 डिग्री रहेगा, मॉइस्ट हीट रहेगी लेकिन टेम्परेचर जो है वो 100 डिग्री से कम रहेगा। तो यहाँ पे इसको 3 कैटेगरी डिवाइड की थी। क्या था हमारे पास में, वैक्सीन बाथ, वैक्सीन बाथ नाम से पता चल रहा है, वैक्सीन बाथ, ठीक है। वैक्सीन बाथ में क्या आता है दोस्तों कि जो वैक्सीन होते हैं ना, ठीक है, उनका स्टरलाइजेशन किया जाता है। ये लो वैक्सीन बाथ, इसमें हम जो वैक्सीन आते हैं, जितने भी हमारे पास वैक्सीन है उनका स्टरलाइजेशन करने के लिए हम इस मेथड में काम में लेते हैं। इसमें क्या होता है, टेम्परेचर होता है 60 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 60 मिनट्स, फॉर 60 मिनट्स। याद रखना दोस्तों कि टेम्परेचर कितना हुआ, 60 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 60 मिनट। अच्छा इसको एरो थोड़ा दूसरा अलग करेंगे, ये लो 60 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 60 मिनट। ये हो गया हमारे पास में वैक्सीन बात। इसमें वैक्सीन को किया जाता है, नाम से पता चल रहा है, ठीक है ना। आपको ज्यादा जो है वो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, सिंपल सारी चीजें जो है वो आपको यहीं पे दिख रही है। वैक्सीन बात दे रखा है, मतलब वैक्सीन जो है वो उसमें हम स्टरलाइजेशन करेंगे। सेकेंड आ जाता है हमारे पास में टिंडलाइजेशन, ठीक है, सॉरी इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन में क्या करते हैं दोस्तों, इसमें होता है हमारे पास में टेम्परेचर जो है वो 80 टू 85 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, 80 टू 85 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 20 मिनट्स, ठीक है। तो इसको भी जो है वो हम अंडरलाइन कर लेते हैं,
80 डिग्री सेंटीग्रेटेड फॉर 30 मिनट्स, फॉर 30 मिनट्स। ये लो, इसमें भी अब देखो पहले ही था कि टेम्परेचर बिलो 100 डिग्री, तो 100 डिग्री से नीचे रहेगा तो वो आ गया हमारे पास में इंस्पेक्शन। इसमें टेम्परेचर होगा 80 to 85 डिग्री सेंटीग्रेड। इसमें हम जो सीरम वगैरह है या बहुत सारे ऐसी जो है वो प्रोटीन सब्सटेंसेस हैं, उन सब का स्टरलाइजेशन जो है वो इसके द्वारा किया जाता है। इसमें हम जो है वो 3 डेज के लिए करते हैं। ये जो हमारे पास में 3 डेज के लिए जो है वो किया जाता है। ठीक, नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में इसी में पाश्चराइजेशन ऑफ मिल्क, पाश्चराइजेशन ऑफ मिल्क। ठीक है, पाश्चराइजेशन ऑफ मिल्क में आ जाता है हमारे पास में, आपने देखा होगा जो दूध हम लेके आते हैं उस पर देखना पाश्चराइजेशन मिल्क, यानी कि इसका पाश्चराइजेशन किया हुआ है, यानी कि इसको स्टरलाइजेशन किया हुआ है। इसमें हम जो है हमारे पास में 2-3 मेथड्स हैं, एक होल्टर मेथड्स है होल्डर मेथड्स है, एक जो है वो फ्लश मेथड्स है। ठीक है, कौन कौन सा है ले लेते हैं, होल्डर मेथड्स। इसमें हम क्या करते हैं दोस्तों, 63 डिग्री सेंटीग्रेटेड, यानी कि 63 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रखा जाएगा 30 मिनट्स के लिए। ठीक है, इसमें हम 30 मिनट्स के लिखते हैं, 63 डिग्री सेंटीग्रेड रखेंगे, 30 मिनट के लिखेंगे। फ्लश मेथड्स में हम क्या करते हैं दोस्तों, फ्लश मेथड्स में आता है हमारे पास में 72 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 20 सेकेंड्स। ये जरूर ध्यान रखना, बच्चे यहाँ पे 20 मिनट्स कर जाते हैं, तो ये यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे 20 जो है फ्लश मेथड्स, नाम नहीं है फ्लश, हम करते हैं ना कि टॉयलेट जाने के बाद फ्लश कर देते हैं, तुरंत जो है वो काम कर देते हैं। ठीक उस तरीके से वो चीज है, फ्लश मेथड्स है 72 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 20 सेकेंड्स, और फिर इमीडिएटली उसको जो है वो 12 डिग्री सेंटीग्रेड में ठंडा किया जाता है। ठीक है, तो ये भी चीज जो है वो ध्यान में रखना। पाश्चराइजेशन ऑफ मिल्क होल्टर मेथड है हमारे पास में 63 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 30 मिनट्स, एंड फ्लश मेथड है हमारे पास में 72 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 20 सेकेंड्स, और फिर इमीडिएटली उसको जो है वो ठंडा किया जाता है। तो ये सारे के सारे हमारे पास में तीनों कैटेगरी आ गई एट द टेम्परेचर बिलो 100 डिग्री। ये सारे टाइप किसके थे दोस्तों, मॉइस्ट हीट के थे, यानी कि इसमें वाटर की क्वांटिटी तो आएगी, मॉइस्ट हीट रहेगी। क्लियर है, तो ये चीज इस तरीके से आपको ध्यान में रखना है। तीनों चीज क्लियर हो गई। उसके बाद हम बढ़ते हैं दोस्तों हमारे पास में नेक्स्ट वन, एट द टेम्परेचर 100 डिग्री। अब ये इसमें भी नहीं आ रहा, बोला था ना कि बहुत लंबा जो है हमारे पास में जाएगा, तो ये हमारे पास में तीनों कंप्लीट हो गए, पाश्चराइजेशन, इंस्पेक्शन एंड वैक्सीन बात कंप्लीट हो गया। अब आ गया हमारे पास में एट द 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो एट द 100 डिग्री सेंटीग्रेड को भी हम ले लेते हैं, ये भी फिर 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास में एट द टेम्परेचर 100 डिग्री, जिसको हम नेक्स्ट स्लाइड में ले लेते हैं। तो ये हो गया हमारे पास एट टेम्परेचर 100 डिग्री। इसमें अब देखो एक चीज होगी कि टेम्परेचर तो सेम रहेगा, सेकंड कैटेगरी आ गई मॉइस्ट हीट की, एट द टेम्परेचर 100 डिग्री, यानी कि टेम्परेचर तो जो है वो 100 डिग्री रहेगा। मेथड्स कौन कौन से आ जाते हैं, मेथड्स हमारे पास में 3 हैं। पहला है बॉइलिंग, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई जमाने में ये जो है वो एक छत्र राज करता था, आजकल तो जो है वो इसका स्थान जो है वो ऑटोक्लेव ने ले लिया है, लेकिन बहुत सालों पहले या बहुत सालों भी नहीं गए, 25-30 साल पहले जो है वो हमारे पास में बॉइलिंग ही सबसे अच्छा मेथड था। गांव में कोई भी चीज थी तो गर्म करके उसको, इवन आज भी हमारे घर पे जैसे मान लीजिए कि अगर किसी चीज को, मान लो कोई चीज है जिसको हमें दोबारा काम में लेना है और उसको हमें जो है वो स्टरलाइजेशन करना है, तो हम बॉइलिंग करते हैं। बॉइलिंग में हम क्या करते हैं, पतीला लेते हैं, उसमें पानी भरते हैं, जब वो पानी उबलता है उसमें कोई चीज डाल देते हैं, और उसके बाद पर्टिकुलर टाइम के बाद में जो है वो उसको हम निकाल लेते हैं। तो वो चीज क्या होगी दोस्तों, हमारे पास में बॉइलिंग होगी। अब इसमें क्या करते हैं, आपको बॉइलिंग का मेथड तो घर पे बहुत सारी चीजें में काम में लिए होगा। इवन माताएं बहनें भी जो है वो छोटे बच्चे के जो बीमार हो जाता है तो डॉक्टर्स भी उनको ये कहते हैं कि आप जो भी इसका जो कपड़े वगैरह हैं या कोई चीज यूज ऐसे वाली है, जो भी वो चीजें करते हैं, प्लास्टिक की बहुत सारी चीजें होती हैं, निपल्स वगैरह होते हैं, तो अगर आप उनको स्टरलाइजेशन करना है तो बॉइलिंग मेथड से ही कीजिए। इसमें क्या करते हैं, टेम्परेचर तो वही रहता है हमारे पास में, तो इसमें टाइमिंग आता है हमारे पास में 30 मिनट्स, यानी कि 30 मिनट के लिए जो हम रखते हैं। टेम्परेचर आपको पता है कि 100 डिग्री ही रहेगा। सेकेंड आ जाता है हमारे पास में टिंडलाइजेशन। सेकेंड आ जाता है टिंडलाइजेशन। टिंडलाइजेशन में क्या करते हैं, वही टेम्परेचर हमारे पास में जो है वो उतना का उतना ही रहेगा, क्योंकि हमने पहले डिस्कस किया था 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो टिंडलाइजेशन में हम क्या करते हैं, इसमें हमारे पास में टेम्परेचर तो वही रहेगा, इसमें हम 50 to 20 मिनट्स रखते हैं। ठीक है, और 3 अल्टरनेट डेज रखते हैं, 3 अल्टरनेट डेज रखा जाता है दोस्तों। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास में थी, जैसे आज पहले दिन कर लिया,
फिर तीसरे दिन कर लिया और फिर 5 जो है वो 5वें दिन कर लिया। इस तरीके से 3 अल्टरनेट डेज के द्वारा हम जो है उसको करेंगे। ये हो गया हमारे पास में टिंडलाइजेशन। उसके बाद आता है हमारे पास में स्टीम। अब आप कहोगे स्टीम तो ज्यादा होती है, नहीं दोस्तों, स्टीम जो हमारे पास में 100 डिग्री वाली स्टीम को होते हैं स्टीम स्टरलाइजर। स्टीम स्टरलाइजर, इसमें हम क्या करते हैं दोस्तों, टेम्परेचर तो वही रहता है लेकिन इसमें टाइमिंग होता है 90 मिनट्स। क्लियर है? सबको मैं अलग अलग कलर से अंडरलाइन करता हूं। इसमें 30 मिनट्स, इसमें हमारे पास में जो है वो 15 to 20 मिनट्स, और इसमें हो गया हमारे पास में 90 मिनट्स। ये दोस्तों मिनट्स है, ठीक है ना, यहाँ पे मिनट्स नहीं लिखा, चलो लिख देते हैं, ये है मिनट्स। क्लियर है? ये हो गया हमारे पास में एट द टेम्परेचर 100 डिग्री। क्लियर हो गया? कहाँ तक हम चल रहे हैं, फिर से रिपीट कर रहा हूँ। हमने सनलाइट को कर लिया था, फिर ड्राई हीट को कर लिया था, चारों पार्ट देख लिए। फिर हमने मॉइस्ट हीट को किया, पहले हमने बिलो 100 डिग्री को किया, तीनों मेथड्स पढ़े। फिर हमने एट द टेम्परेचर 100 डिग्री को किया, इसमें बॉइलिंग, टिंडलाइजेशन और स्टीम इनहेलेजर कर लिया। अब लास्ट आ जाता है अबव 100 डिग्री सेंटीग्रेड। डरो मत, इसका कोई क्लासिफिकेशन नहीं है, इसमें सिर्फ एक ही चीज है, वो है ऑटोक्लेव, जो कि सबसे 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हमने ये चीज देखा, एट द टेम्परेचर 100 बिलो 100 डिग्री को तीनों में देखा, 100 डिग्री वाले को अलग से स्लाइड में लिया। अब आ जाता हमारे पास में अबव 100 डिग्री, अबव 100 डिग्री सेंटीग्रेड, और इसमें हमारे पास में सिर्फ एक ही मेथड आता है, वो है ऑटोक्लेव, और सबका जो है वो ब्रह्मास्त्र है। ठीक है ना, सबसे ज्यादा क्वेश्चन, सबसे ज्यादा चीजें, सबसे ज्यादा यूज, सब ईच एंड एवरीथिंग ऑटोक्लेव है। ऑटोक्लेव के प्रिंसिपल में भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं, ऑटोक्लेव के बारे में टेम्परेचर में एग्जाम में सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सारी चीजें इसी के अंदर जो है वो पूछी जाती है। अब अबव 100 डिग्री सेंटीग्रेड में क्या ऐसा डिफरेंशिएट आ जाता है कि ये सबसे ज्यादा इफेक्टिव हो जाता है। तो दोस्तों इसके प्रिंसिपल की हम पहले बात कर रहे हैं। प्रिंसिपल की अगर हम बात करें दोस्तों, तो प्रिंसिपल ये कहता है कि मॉइस्ट हीट की पेनिट्रेशन कैपेसिटी ज्यादा होती है, जो हमने ऑलरेडी जो है वो पहले डिस्कस कर ली थी। उसके साथ साथ जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल ये आता है कि दोस्तों अगर हम प्रेशर के साथ में अगर प्रेशर बढ़ाते हैं, ठीक है, या प्रेशर के साथ में टेम्परेचर भी अगर हम बढ़ाते हैं, तो दोस्तों उसकी पेनिट्रेशन कैपेसिटी जो है वो सडनली इंक्रीज होती है। अब इसको देखो, थोड़ा सा एग्जांपल से मैं समझाता हूं कि कहना क्या चाह रहा है कि हमारे पास में जो मॉइस्ट हीट है, अगर हम टेम्परेचर के साथ साथ प्रेशर भी बढ़ा देंगे तो उसकी पेनिट्रेशन कैपेसिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, और वो जो काम हमारे पास में आधे घंटे में होने वाला था, अब वो हमारे पास में जल्दी भी होगा और इफेक्टिव तरीके से होगा। अब इसको एग्जांपल से समझो दोस्तों, आपने घर पे जो है वो पतीले के अंदर आलू रखे और उसके बाद में, या दाल रखी, ठीक है, और उसके बाद में जो है उसको उबाला, कितने टाइम में आलू उबलेंगे या कितने टाइम में दाल उबलेगी। दूसरा कंडीशन क्या था, आपने कुकर के अंदर रखा और कुकर के अंदर रख दिया, आग तो वहीं से आ रही है लेकिन अंदर जो है वो प्रेशर बढ़ गया। तो ऑटोक्लेव का दूसरा नाम है प्रेशर कुकर मेथड्स भी, ये भी ध्यान रखना, प्रेशर कुकर मेथड्स। प्रेशर कुकर मेथड भी इसको जो है वो बोला जाता है। क्यों? क्योंकि आपने देखा है कि जो काम हमारे पास में पहले आधे घंटे में हो रहा था, अब वो हमारे पास में जो है वो 10 मिनट में हो रहा है। जो दाल पतीले में सिंपल जो है वो आधे घंटे के अंदर उबल रही थी, अभी वो सिर्फ 20 मिनट के अंदर या 10 मिनट के अंदर उबल रही है। क्यों उबल रही है? क्योंकि उसके अंदर प्रेशर के साथ साथ टेम्परेचर बढ़ रहा है। अब प्रेशर के साथ साथ टेम्परेचर बढ़ेगा तो उसकी पेनिट्रेशन कैपेसिटी बहुत ज्यादा बढ़ेगी, यानी कि अंदर तक जो है वो आलू को उबाल देगी, तुरंत आलू या दाल जो है वो तुरंत उबल जाएगी। तो जो प्रेशर कुकर मेथड्स है वो ही हमारा ऑटोक्लेव है। और ऑटोक्लेव किस तरीके से होता है उसकी मैं आपको इमेज दिखाता हूं, उसके बाद किस तरीके से कौन सा टेम्परेचर मेथड काम करता है उसको हम लेते हैं दोस्तों। तो ये आप देख रहे हो, ठीक है ना, दो तरीके के होते हैं, एक हॉरिजॉन्टल होता है और एक जो है वो वर्टिकल होता है, ठीक है, एक हॉरिजॉन्टल और एक जो है वो वर्टिकल होता है। ये छोटे सेटअप में काम आता है, ये बड़े सेटअप में काम आता है। जो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं जिसमें सारी चीज ऑटोक्लेव होती है, वहां पे इतने बड़े बड़े ही आपको जो है वो दिखेंगे ऑटोक्लेव, जिसमें एक साथ बहुत सारी चीजों को जो है वो स्टरलाइजेशन किया जाता है। ये आपको छोटी जगह दिख जाएगा, लैब में दिख जाएगा, या ओटी में दिख जाएगा, या आईसीयू में दिख जाएगा। तो एक सिंपल मेथड जो है वो यहाँ पे दिख जाएगा। ये है हमारे पास में स्मॉल मेथड्स और ये है हमारे पास में लॉन्ग मेथड्स। किस तरीके से काम करता है, कैसे काम करता है, इसको हम 1 बाय 1 करके लेंगे और उसके बाद जो है हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। तो ये था हमारे पास में, और हमने देखा ये रहा, ठीक है, पेनिट्रेशन कैपेसिटी इंक्रीज हो जाती है। ये जस्ट हमारे पास में जो है
वो प्रेशर कुकर, जो प्रेशर कुकर आपने देखा था उसी के मेथड्स पे जो है वो काम करता है, जिससे क्या होता है पेनिट्रेशन कैपेसिटी भी बढ़ जाती है और तुरंत काम जो है वो इफेक्टिव हो जाता है। अब ये प्रेशर कुकर मेथड्स पे तो जो है वो काम करता ही है, कितने टेम्परेचर पे कितना टाइम जो है वो लेना चाहिए वो हम यहाँ पे देख लेते हैं, जो कि एग्जाम में जो है वो क्वेश्चन आता है कि किस समय तक जो है वो कितना काम में लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं 121 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर 121 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रखा जाएगा तो दोस्तों ये लो 121 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रखा जाएगा तो हमें प्रेशर जो है वो 15 LBS रखा जाएगा। 15 LBS पर स्क्वायर इंच आता है, ठीक है, 15 LBS पर स्क्वायर इंच टेम्परेचर रखा जाएगा तो टाइमिंग जो है वो हमारे पास में 15 मिनट की हो जाएगी। क्लियर है? तो अगर इस टेम्परेचर पे हम इतना प्रेशर रखेंगे तो 15 मिनट में जो है वो चीजें स्टेलाइज हो जाएगी। लेकिन अगर हम टेम्परेचर बढ़ा दें, मान लीजिए टेम्परेचर जो है 126 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा और ये हो जाएगा तो प्रेशर हमारे पास में बढ़ जाएगा 20 LBS। प्रेशर भी बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ा है, प्रेशर भी बढ़ेगा। अब देखो टाइम जो है वो कम हो जाएगा, टाइम हो जाएगा हमारे पास में 10 मिनट्स, यानी कि 10 मिनट में ही जो है वो हमारे पास में काम हो जाएगा। तीसरा आ जाता है हमारे पास में 133 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर हम टेम्परेचर 133 डिग्री सेंटीग्रेड रख देंगे तो प्रेशर हो जाएगा हमारे पास में 30 LBS। तो हमारे पास में सिर्फ टाइम रखना पड़ेगा हमें 3 मिनट्स, यानी कि जो काम पहले ज्यादा लंबे समय तक हो रहा था अब हमें 3 मिनट्स के अंदर ही जो है वो हो जाएगा। याद कर लीजिए अच्छे तरीके से, जहां अच्छा लगे वहां लिख लीजिए, क्योंकि इनमें से कोई भी एक मेथड या कोई भी एक चीज देके आपको एग्जाम्पल में पूछा जा सकता है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना, टेम्परेचर, इतने टेम्परेचर पे कितना प्रेशर जो है वो रखा जाएगा और किस तरीके से हमारे पास में कितने टाइम तक हम स्टेरिलाइजेशन कर सकते हैं, ये सारी की सारी चीजें जो है हमारे पास में ऑटोक्लेव में कंप्लीट हो गई है। उसके बाद आ जाता है हमारे पास में दोस्तों केमिकल मेथड्स। केमिकल मेथड्स बहुत ईजी है, ठीक है, केमिकल मेथड्स में ऐसा कुछ है ही नहीं है जिसको हम इतना डिटेल से पढ़ेंगे। अब तक आपको सांस नहीं आ रही है कि सर अभी तो फिजिकल मेथड्स ही जो है वो अभी तक इतना हुआ है केमिकल मेथड भी पढ़ा। केमिकल मेथड्स पे हम अभी नहीं जाएंगे, थोड़ी सी चीजें पढ़ने के बाद जाएंगे, बट केमिकल मेथड्स बहुत ईजी है। मैं जस्ट आपको बताने के लिए कह रहा हूँ कि आपको इतना डरने की जरूरत नहीं है दोस्तों। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन क्या है? फिल्ट्रेशन का सीधा सीधा मीनिंग है जैसे हम चाय छानते हैं, ठीक वही बेस पे हमारे पास में फिल्ट्रेशन काम करता है। कुछ ऐसी चीजें आती है जिनको हम टेम्परेचर सेंसिटिव होते हैं, उनको हम जो है वो स्टेरिलाइजेशन नहीं करते हैं, तो उसमें हम क्या करते हैं, जैसे सीरम हुआ या कोई भी ऐसी चीज हुई जिसको हम टेम्परेचर नहीं दिखा सकते तो हम जस्ट फिल्टर करते हैं। तो उसमें क्या करते हैं कि फिल्टर आते हैं, बहुत छोटी छोटी छलनियां आती है, तो उसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो तो ऊपर रह जाते हैं, बाकी सारी चीजें नीचे आ जाती है, उसी को हम फिल्टर कहते हैं। समझने का मतलब यही होता है कि आपने देखा होगा गाँव में जो महिलाएं हैं तो वो उस तरीके से, या चाय जब छानते हैं तो चाय चाय ऊपर रह जाती है, बाकी नीचे चली जाती है, चाय पत्ती ऊपर रह जाती है, चाय चाय नीचे आ जाती है, ठीक उसी तरीके से हम उसको फिल्टर करते हैं। तो वो मेथड हो गया हमारे पास में फिल्ट्रेशन, बहुत इजी है, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है। फिल्ट्रेशन, फिल्ट्रेशन में क्या करते हैं, यूज फिल्टर, ठीक है, फिल्टर का जो है वो यूज करते हैं और जो भी केमिकल या जो बड़े सब्सटेंसेज हैं वो सारे के सारे ऊपर रह जाते हैं, बाकी सारी चीजें नहीं रहते हैं। बहुत सारे फिल्टर आते हैं, जैसे ग्लास सिंटर्ड फिल्टर आता है, ग्लास सिंटर्ड फिल्टर आता है, ऐसे एस्बेस्टोस फिल्टर आता है, एस्बेस्टोस फिल्टर आता है, ऐसे ही सैंड फिल्टर आता है, अर्थवेव फिल्टर आता है, अर्थवेव फिल्टर आता है, ऐसे बहुत सारे फिल्टर आते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इनका। हालांकि एग्जाम में जो है वो इनको पूछा नहीं जाता है कौन सा फिल्टर क्या आता है, बस आपको इतना याद रखना है कि एक फिल्टर प्रोसेस है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, जैसे मान लीजिए मेरे पास में कोई सीरम है, ठीक है, उसको मैं टेम्परेचर नहीं दिखा सकता, टेम्परेचर से जो है मैं स्टेरिलाइजेशन नहीं कर सकता, न उसमें केमिकल डाल सकता, तो मैं उसको कैसे स्टेरिलाइज करूं? स्टेरिलाइजेशन का मेथड क्या था कि फ्री फ्रॉम ऑल माइक्रोऑर्गेनिज्म एंड देयर स्पोर। तो मैं ऐसे फिल्टर लाऊंगा, ऐसी चलनियां लाऊंगा कि ऊपर से डालूंगा, फिर नीचे से जो है वो मैं निकाल लूंगा, जो भी सब्सटेंसेज थे वो सारे के सारे ऊपर रह जाएंगे। तो ये सारी चीजें हो गई हमारे पास में फिल्ट्रेशन, बिल्कुल इजी मेथड है, मुझे नहीं लगता इसमें जो है वो आपको कंफ्यूजन होगा। लास्ट आ गया हमारे पास में रेडिएशन। तो रेडिएशन को ले लेते हैं, नाम से पता चला कि रेडिएशन के द्वारा जो है वो हम स्टेरिलाइजेशन करते हैं, उनको बोल गया रेडिएशन। तो रेडिएशन भी दो तरीके की होती है, एक आयोनाइजिंग होती है, आयोनाइजिंग रेडिएशन होती है, और दूसरी नॉन आयोनाइजिंग होती है, नॉन आयोनाइजिंग होती है।
आयोनाइजिंग क्या होती है? आयनीकृत, यानी कि जो आयन उत्पन्न करती है उसको हम कहते हैं आयोनाइजिंग। जैसे फॉर एग्जांपल गामा रेस, कॉस्मोस रेस, ठीक है, ये सारी की सारी जो है वो क्या है दोस्तों? आयनाइजिंग रेडिएशन है जो आयन उत्पन्न करती है। दूसरी नॉन आयोनाइजिंग, जैसे अल्ट्रावायलेट रेज, ठीक है ना, ये सारे की सारी क्या है दोस्तों? नॉन आयोनाइजिंग है। हालांकि चीजें वही है कि ये क्या करती है कि आयोनाइजिंग रेडिएशन तो जो है वो हमारे पास में जो है वो सीधा सीधा जो है वो उसके डीएनए को मार के खत्म करती है। कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है तो उसके अंदर जो क्रोमेटिन है, नॉट फॉर द डीएनए, जरूरी नहीं है कि डीएनए हो, आरएनए भी हो सकता है, क्रोमेटिन भी हो सकता है, इसलिए मैंने डायरेक्ट बोला कि जो जेनेटिक मटेरियल है ना उसको खत्म करती है। और नॉन आयोनाइजिंग क्या होती है कि जो उसके आवरण है, जो प्रोटीन का आवरण है उसको खत्म करती है, ठीक है। तो इस तरीके से ये दोनों जो है वो डिस्ट्रक्शन करती है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का। ये हो गया हमारे पास में रेडिएशन मेथड्स, क्लियर है। लास्ट आ गया हमारे पास में केमिकल मेथड। अब केमिकल मेथड फिजिकल मेथड जितना बड़ा नहीं है, जस्ट सिंपल है। केमिकल मेथड जैसे आपने नाम ही सुना होगा, केमिकल मेथड्स में क्या था कि जो केमिकल्स होते हैं, ठीक है, उनका स्टरलाइजेशन, उसके द्वारा जो है वो हम स्टरलाइजेशन करते हैं, उनको हम कहते हैं केमिकल स्टरलाइजेशन। वन बाय वन करके हम ले लेते हैं। जैसे गैसेज, ठीक है ना, गैसेज में क्या आएगा दोस्तों? आपने देखा होगा इथाइलिन ऑक्साइड है या फॉर्मेल्डिहाइड है, फॉर्मेल्डिहाइड है, ठीक है, ये सारे की सारी जो है वो हमारे पास में किस में आती है? गैसेज में आती है, जिसके द्वारा हम स्टरलाइजेशन किया जाता है। ऐसे ही हेलोजन है। हेलोजन कौन कौन सी आती है दोस्तों? हेलोजन आपको पता है क्लोरीन है, वाटर का स्टरलाइजेशन, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमाइड, ये सारी की सारी ऐसी चीजें आती है जो कि हम इसके द्वारा भी जो है वो हम स्टरलाइजेशन कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही हमारे पास में डाइज है, बहुत सारी ऐसी डाइज आती है जिसके द्वारा भी जो हम स्टरलाइजेशन किया जाता है। साल्ट ऐसे आते हैं जो ऑलरेडी जो है मार्केट में अवेलेबल होते हैं, ठीक है। बहुत सारे ऐसे सॉल्यूशन आते हैं जैसे साइडिक सॉल्यूशन है, हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन है, वो सारी चीजें हैं। एल्डिहाइड आते हैं, एल्डिहाइड आते हैं, ठीक है, फॉर्मेल्डिहाइड, ये सारी चीजें आती है। फिनोल्स आती है, फिनोल आती है, ठीक है। ये सारे के सारे जो है हमारे पास में केमिकल सब्सटेंसेस आते हैं जिनके द्वारा कि जो हम स्टरलाइजेशन कर सकते हैं। तो दोस्तों ये हमारे पास में बेसिकली जो है वो क्लासिफिकेशन आ गया है। एग्जाम में क्वेश्चन कहाँ से पूछा था, कहाँ से नहीं पूछा था, वो भी मैंने सारी चीजें कर देते हैं। अब इसके बाद में जो है वो फटाफट हम जो है वो इसको रिवाइज कर लेते हैं, की पॉइंट पढ़ेंगे और फिर एमसीक्यू के बाद हमारा जो है वो टॉपिक कंप्लीट होगा। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टरलाइजेशन। स्टरलाइजेशन क्या था? फटाफट मैं जो है वो रिपीट कर रहा हूं क्योंकि हमारे पास मरी थी। स्टरलाइजेशन था फ्री फ्रॉम ऑल माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड दियर स्पोर, स्पोर को भी मारना और माइक्रो ऑर्गेनिज्म को भी मारना क्या कहलाता है दोस्तों? स्टरलाइजेशन कहलाता है। डिसइंफेक्शन क्या था? डिसइंफेक्शन था डिक्रीज नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है, नंबर्स को डिक्रीज करना, वो डिसइंफेक्शन था। दो मेथड से हमारे पास में, केमिकल मेथड एंड फिजिकल मेथड, फिजिकल मेथड एंड केमिकल मेथड। फिजिकल मेथड्स को हम ले लेते हैं। सबसे पहले तो हमारे पास में सनलाइट, ठीक है, ये लो मैं यहाँ पे ये ले लेता हूँ, ये लो और ये कलर चूज कर लिया। अब देखो फटाफट जो है उसको हम चलते हैं। सबसे पहले हमने ले लिया सनलाइट। सनलाइट में हमने क्या था? डायरेक्ट जो है वो सूर्य की किरणें हम लेते हैं और उन सूरज की किरणों से जो है वो हम सारे की सारी चीज़ों को स्टरलाइज करते हैं। जैसे मैट्रेस हो गया, लिनन आइटम्स हो गया, मैंने आपको एग्जाम्पल भी समझाया था, तालाब हो गया, या जो मतलब कि हमारी माताएं बहनें जो है वो अचार बनाती है, तो उस तरीके से वो हो गया हमारे पास में सनलाइट। दूसरा था हमारे पास में ड्राई हीट। ड्राई हीट में क्या है दोस्तों? ड्राई हीट में है हमारे पास में कि जो भी हमने जो यूज में लिया है, ठीक है, उसमें वाटर की जो है वो कंसंट्रेशन नहीं होनी चाहिए, वो चीज आ गई हमारे पास में ड्राई हीट। ड्राई हीट को जो है वो 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया था, रेड हीट, फ्लेमिंग, इंसरेशन और हॉट एयरोन। वन बाय वन करके जो है वो इनको पढ़ते हैं। सबसे पहले रेड हीट। रेड हीट के बारे में मैंने आपको बताया था दोस्तों। रेड हीट होता है कि इसमें जब तक हम गर्म करते हैं जब तक कि कोई चीज लाल ना हो जाए, जैसे आर्टरी और फोर्सेप की टिप थी, ठीक है ना, टिप को हमने देखा था, उनको जो है हम स्टरलाइजेशन करते हैं और फिर उसके बाद जो है वो किया जाता है। दूसरा है हमारे पास में फ्लेमिंग। फ्लेमिंग में बताया था मैंने, जस्ट आग के ऊपर जो है वो सेका जाता है, ठीक है, आग के ऊपर सेका जाता है और यहाँ पे टेस्ट ट्यूब, ठीक है, मैंने कहा था टेस्ट ट्यूब वगैरह जो है वो या स्काल्पेल है या स्लाइड्स है, इन सबको जो है वो स्टरलाइजेशन इसके द्वारा किया जाता है। दोनों के अंदर जो हम बूनसेन बर्नर लेते हैं काम में, बूनसेन बर्नर काम में लेते हैं, तो ये भी चीज जो है वो आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। क्लियर है? नेक्स्ट आ गया इंसरेशन। इंसरेशन मैंने आपको पहले बता दिया था कि इंसरेशन में हम तब तक जो है वो इसको गर्म करते हैं या जब तक राख ना हो जाए तब तक इसको जला के रखते हैं। इसके अंदर हम टेम्परेचर रखते हैं 1100 डिग्री सेंटीग्रेड टू 1200 डिग्री सेंटीग्रेड। क्लियर है?
ये ध्यान रखना। फिर हॉट एयर ऑन, हॉट एयर ऑन के बारे में मैंने थोड़ा सा डिटेल से बताया था। माइक्रोवेव जो आपके घर में रखी हुई थी उसी के बारे में इसमें मैंने आपको बताया था कि दोस्तों पहले जो है वो इसी का सबसे ज़्यादा यूज में लिया था। इससे एग्जाम में भी क्वेश्चन बहुत आते हैं। इसमें सर्कुलेटरी एयर काम में ली जाती है। टेम्परेचर जो है वो अलग अलग रखा जाता है। मैंने आपको बताया था 160 डिग्री सेंटीग्रेड रखेंगे 2 घंटे के लिए, 170 डिग्री सेंटीग्रेड रखेंगे 1 घंटे के लिए, और 180 डिग्री सेंटीग्रेड रखेंगे तो फिर जो वो हमारे पास में 30 मिनट के लिए, ठीक है, सॉरी 20 मिनट्स के लिए, 20 मिनट्स के जो है वो रखा जाता है। तो इस तरीके से हमारे पास में टेम्परेचर, जो हमारे पास में लिनन आइटम, रबर आइटम है, उनको स्टरलाइजेशन नहीं किया जाता। उसके बाद में हमने डिस्कस किया था मॉइस्ट हीट के बारे में। मॉइस्ट हीट के बारे में बताया था कि इसमें जो है वो हमारे पास में वाटर की कंसंट्रेशन होती है। इसको 3 कैटेगरी में, बिलो 100 डिग्री, 800 डिग्री और अबव 100 डिग्री था। बिलो 100 डिग्री को जो हो हमने फिर 3 भागों में, वैक्सीन बाथ, इंस्पेक्शन एंड पास्चराइजेशन ऑफ मिल्क। वैक्सीन बाथ में मैंने बताया था 60 डिग्री सेंटीग्रेड होता है 60 मिनट्स के लिए, क्लियर है। इसके बाद इंस्पेक्शन में मैंने आपको बताया था दोस्तों, इसमें होता है हमारे पास में 80 to 85 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 30 मिनट्स, ठीक है। और पास्चराइजेशन ऑफ मिल्क में मैंने 2 मेथड्स बताए थे, एक होल्डर मेथड बताया था, एक फ्लश मेथड। होल्डर मेथड में बताया था 63, इसमें मैंने आपको स्पेशली बताया था कि एक होता है 63 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 30 मिनट्स, लेकिन दूसरा मैंने बताया था 72 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 20 सेकेंड्स था, जो बच्चे सबसे ज्यादा गलती करते हैं, ठीक है। स्लाइड में भी मैंने आपको जो है वो अच्छे तरीके से इसका बताया था, ये देखिए, ठीक है। 63 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 30 मिनट्स और 72 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 20 सेकेंड्स, और फिर इमीडिएटली उसको जो है वो कूल किया जाता है। फिर हमने एट द 100 डिग्री टेम्परेचर पे डिस्कस किया था। एट द 100 डिग्री में हमने सबसे पहले बॉइलिंग किया था। अब टेम्परेचर तो हमें याद रखना नहीं है, क्यों? क्योंकि हमने पहले देखा कि 100 डिग्री वाला है, तो 100 डिग्री बॉइलिंग 30 मिनट के लिए होता है, टिंडलाइजेशन 15 से 20 मिनट के लिए होता है, 3 डेज के लिए करते हैं, और स्टीम स्टरलाइजेशन जो है वो 90 मिनट्स के लिए कहता है। और अबव 100 डिग्री में हमारे पास में एक ही चीज आती है, वो आती है ऑटोक्लेव। ऑटोक्लेव किस तरीके से काम करता है वो भी मैंने आपको बता दिया। ये सारी चीजें जो है वो हमने क्लियर कर दी थी। उसके बाद जो है वो हमने डिस्कस किया था हमारे पास में फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन का सीधा सीधा मेथड बताया था कि फिल्टर काम में लिए जाते हैं, ठीक है। जैसे चाय छानते हैं उसी तरीके से अलग अलग एग्जाम्पल भी बताए थे एग्जाम में, हालांकि वो आते नहीं है। ग्लास इंटर फिल्टर था, एस्बिटोस फिल्टर था, सैंड फिल्टर था, ये सारी चीजें। रेडिएशन 2 तरीके की, एक आयनाइजिंग और एक नॉन आयनाइजिंग। गामा रेज वगैरह जो है वो ये थी, यूवी रेज वगैरह जो है नॉन आयनाइजिंग की। दोनों का काम करने का तरीका अलग अलग, इसलिए कैटेगरी अलग अलग की थी। नॉन आयोनाइजिंग जो है वो डायरेक्ट हमारे पास में जो कैप्सूल है उसको डिस्ट्रॉय करती है। आयोनाइजिंग जो है वो डायरेक्ट जो क्रोमेटिन है उसके कारण उसको डिस्ट्रॉय करती है। उसके बाद केमिकल मेथड्स में गैसेज था। गैसेज में मैंने आपको बताया जैसे इथाइल ऑक्साइड वगैरह है, एल्डिहाइड था, फॉर्मेल्डिहाइड है, ठीक है, ये सारी चीजें हैं। इथेनॉल था, ठीक है, आइसोप्रोपाइल एथाइल है, ये सब चीजें हैं। साल्ट बहुत सारी चीजें काम में आते हैं, हेलोजन है, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमाइड, ये सारी चीजें जो है वो हमारे पास में स्टरलाइजेशन में काम में आती है। तो इस तरीके से हमारे पास में क्लासिफिकेशन जो है कंप्लीट है। आप इसको जो है वो चार्ट को बनाओ, और इसी के साथ साथ में जो जगह बची है वहीं पे जो है वो थोड़ा थोड़ा लिख लो, क्योंकि मेरे पास जगह नहीं थी इसलिए मैंने अलग अलग स्लाइड में काम में लिया था। और जब स्टार्टिंग किया था तभी मैंने आपको बताया था कि आप कॉपी पेन रख के साथ में चलिए दोस्तों, इसी में लिख लीजिए। जहां पे भी आपको जगह मिले इस चार्ट को अच्छे तरीके से जो है अपने रूम में जो है वो लगा लीजिए दोस्तों। 100% आपके 2 या 3 क्वेश्चन एग्जाम में से इसमें से जो है वो सही होके ही जाएंगे। क्लियर है दोस्तों। अब आ जाता है हमारे पास में की पॉइंट्स, जो कि हमें सबसे ज्यादा जो है वो बेनिफिशियल होता है, जो कि हमें जो है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट भी होता है। तो अब आएंगे हमारे पास में की पॉइंट्स। की पॉइंट का जो है ध्यान रखना दोस्तों, अच्छे तरीके से ध्यान रखना। और एग्जाम में डायरेक्ट ऐसे ही क्वेश्चन आएगा। अगर किसी बच्चे ने पहले एग्जाम दिया हुआ है तो आप यहाँ पे की पॉइंट्स में आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके से क्या क्या चीजें आती है। दोस्तों पहले की पॉइंट्स में हम लेते हैं कि जो भी हमारे पास में स्कोप होते हैं, क्या होते हैं? स्कोप। जैसे ब्रोंकियोस्कोप, ठीक है, लेरिंजियोस्कोप, ठीक है, कोलोनोस्कोप, स्कोप या फाइबर ऑप्टिक डिवाइस या हीट सेंसिटिव डिवाइस आती है, उनका स्टरलाइजेशन किसके द्वारा किया जाता है? तो उनका स्टरलाइजेशन किया जाता है 2% ग्लूटार एल्डिहाइड। अपने दिमाग में अच्छे तरीके से बैठा लो। की पॉइंट्स में पहला आ जाएगा 2% ग्लूटार एल्डिहाइड, ठीक है, 2% ग्लूटार एल्डिहाइड किसके द्वारा? जितने भी स्कोप है, ठीक है। स्कोप कैसे? ब्रोंकियोस्कोप, कोलोनोस्कोप, जितने भी हमारे पास में स्कोप है ना, या खास तौर से जो फाइबर ऑप्टिक डिवाइस है, फाइबर
ऑप्टिक डिवाइस। जैसे आपने देखा होगा कि जो ERCP करते हैं या जो हमारे पास में एंडोस्कोपी करते हैं, ठीक है, तो वो जो फाइबर ऑप्टिक डिवाइस है उन सब का स्टेरिलाइजेशन 2% ग्लूटाराल्डिहाइड के द्वारा किया जाता है। और ये क्वेश्चन दोस्तों मैंने आज ही काउंट किया था, 36 टाइम आया हुआ है। जितने भी हमारे पास में एग्जाम है, सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम है, 36 टाइम आया हुआ है 2% ग्लूटाराल्डिहाइड। और वो करते हैं दोस्तों हमारे पास में स्कोप जितने भी है, ब्रोंकोस्कोप, कोलोनोस्कोप या हमारे पास में एंडोस्कोप, ठीक है, इन सब का जो है वो स्टेरिलाइजेशन किसके द्वारा किया जाता है दोस्तों? 2% ग्लूटाराल्डिहाइड के द्वारा जो है वो किया जाता है। अच्छे तरीके से जो है वो इसको याद रख लीजिएगा, हमेशा जो है वो काम में एग्जाम में पूछा था। दूसरा की पॉइंट हमारे पास में गामा रेज या फिर इथाइलिन ऑक्साइड, ठीक है, एंड इथाइलिन ऑक्साइड, या तो गामा रेज और इथाइलिन ऑक्साइड के द्वारा जो है वो किसका स्टेरिलाइजेशन किया जाता है दोस्तों? जितने भी प्लास्टिक आइटम्स हैं, ध्यान रखना, ठीक है, प्लास्टिक आइटम जैसे फॉर एग्जांपल ET ट्यूब, IV सेट, कैनुला, इनका जो है, या फिर ग्लव्स, इन सब का जो है वो स्टेरिलाइजेशन किसके द्वारा किया जाता है दोस्तों? हमेशा ध्यान में रखना, गामा रेज या इथाइलिन ऑक्साइड के द्वारा किया जाता है। ये भी एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आता है। मैंने इसको काउंट तो नहीं किया, लेकिन दोस्तों इसके जितना तो नहीं है, पर इससे थोड़ा जो है वो ये भी पूछा जाएगा। अगर ये नहीं पूछा गया ना तो आपको ये जरूर पूछा जाएगा। तो गामा रेज और इथाइलिन ऑक्साइड, इसके द्वारा स्टेरिलाइजेशन किसका किया जाता है? ET ट्यूब, IV सेट, कैनुला के द्वारा जो है वो किया जाता है। तीसरा की पॉइंट आ जाता है हमारे पास में हॉट एयर ओवन। हॉट एयर ओवन के लिए क्या होता है दोस्तों? ग्लास वायर, ठीक है ना, ग्लास वायर, ठीक है, सबसे ज्यादा जो ग्लास, ठीक है, जैसे मान लीजिए स्लाइड्स, टेस्ट ट्यूब, ठीक है, इन सब का जो है फ्लक्स, इन सब के द्वारा जो है वो स्टेरिलाइजेशन किसके द्वारा किया था? हॉट एयर ओवन के द्वारा जो है वो इन सब का स्टेरिलाइजेशन किया जाता है। तो आपके पास में ग्लासवेयर, स्लाइड्स, ठीक है, इन सब का कहीं से भी पूछे तो याद रखना दोस्तों इसके द्वारा किया जाता है। उसके बाद आता है हमारे पास में नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज क्रिस्टोल या फिर दूसरा साइडेक्स, क्रिस्टोल या फिर साइडेक्स। इसके द्वारा जो है वो किसके द्वारा किया? इसके द्वारा किसका किया जाता है दोस्तों? इसके द्वारा किया जाता है शार्प इंस्ट्रूमेंट का जो है वो स्टेरिलाइजेशन इसके द्वारा किया जाता है। याद रखना, क्रिस्टोल या फिर हमारे पास में साइडेक्स। ये भी एग्जाम में किया जाता है, क्योंकि अगर आप हॉट एयर ओवन के द्वारा करोगे या मान लीजिए ऑटोक्लेव भी करते हैं, नो डाउट, बट इनमें सबसे बड़ा ड्रॉबैक होता है कि इनकी जो है वो हमारे पास में धार जो खत्म हो जाती है, तो ये ब्लंट हो जाते हैं। तो उससे बचाने के लिए हम क्रिस्टोल या साइडेक्स सॉल्यूशन का जो है वो काम में लिया जाता है। क्लियर है? और लास्ट और फाइनल आ जाता है हमारे पास में पांचवा, दैट इज सोडियम हाइपोक्लोराइट। ये भी जो है वो एग्जाम में बहुत बार पूछा था दोस्तों। ये किया जाता है HIV या एड्स के जो पेशेंट के जो इंस्ट्रूमेंट काम में लेते हैं उन सब के लिए जो है हेपेटाइटिस, HIV, एड्स, हेपेटाइटिस, जो भी हाईली इन्फेक्टेड ब्लड की जो चीजें होती है उसके लिए काम में लिया जाता है सोडियम हाइपोक्लोराइट। अच्छा, इसमें और भी डिटेल्स ये पूछा जाता है कि अगर कोई पेशेंट है, HIV या एड्स का कोई पेशेंट है, उसके यूज में आया कोई इंस्ट्रूमेंट, तो उसको किस तरीके से करोगे, ठीक है। और आपसे पूछेगा कि डायरेक्ट कहीं पे भी ब्लड गिरा हुआ है तो उसको आप कैसे ट्रीट करोगे, ठीक है। तो उसके लिए भी जो है वो अलग अलग, तो ध्यान रखना। अगर ओपन ब्लड है, चलो मैं ले लेता हूं सोडियम हाइपोक्लोराइट का यूज कहते हैं। अगर ओपन ब्लड है, जैसे मान लीजिए, या ओपन ब्लड का मतलब होता है जैसे कहीं पे भी जो है वो ब्लड गिरा हुआ है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई ब्लड गिरा हुआ है, सरफेस पे कोई ब्लड गिरा हुआ है, तो उसको ट्रीट करने के लिए दोस्तों हम 10% सोडियम हाइपोक्लोराइट का यूज करते हैं, सोडियम हाइपोक्लोराइट का यूज करेंगे। लेकिन अगर इंस्ट्रूमेंट या आर्टिकल्स है तो उसके लिए हम जो है वो 5% सोडियम हाइपोक्लोराइट का यूज करेंगे,
सोडियम हाइपोक्लोराइड का यूज करेंगे। अगर सरफेस है, सिर्फ सरफेस को क्लीन करना है तो 1% सोडियम हाइपोक्लोराइड काम मिलेंगे। क्लियर है? तो ये तीनों कंडीशन जो है वो आपको याद रखने। अगर ओपन ब्लड है तो 10%, अगर आर्टिकल्स है तो फिर 5%, और अगर सिर्फ सरफेस को क्लीन करना है तो फिर 1% सोडियम हाइपोक्लोराइड का यूज करते हैं। क्लियर है दोस्तों? तो इस तरीके से ये की पॉइंट जो है वो जरूर याद रखना। फिर से रिपीट कर रहा हूं, 5 हमारे पास की पॉइंट थे। पहला था 2% ग्लूटाराल्डिहाइड, जो भी स्कोप है, एंडोस्कोप है, कोलोनोस्कोप है, या हमारे पास में ब्रोंकियोस्कोप है, या फाइबर ऑप्टिक डिवाइस है, उन सबको जो है वो 2% ग्लूटाराल्डिहाइड से काम में लेते हैं। उसके बाद आता है हमारे पास में गामा रेज और इथाइलिन ऑक्साइड। इसका ध्यान में रखना दोस्तों, जितने प्लास्टिक आइटम्स है, ET ट्यूब है, इन सबका स्टरलाइजेशन किया जाता है। उसके बाद आता है हमारे पास होटेरोन, ग्लासवेयर या स्लाइड या टेस्ट ट्यूब है, इनका होटेरोन के द्वारा किया जाता है। क्रिसोल या साइडेक्स शार्प इंस्ट्रूमेंट के द्वारा इनका स्टरलाइजेशन किया जाता है। और लास्ट आ गया सोडियम हाइपोक्लोराइड, HIV या एड्स के द्वारा जो है वो इनका स्टरलाइजेशन किया जाता है। इसमें भी 3 अलग अलग चीज थी। अगर ओपन ब्लड है तो 10% सोडियम हाइपोक्लोराइड, अगर सिर्फ इंस्ट्रूमेंट है जो यूज में आए हैं उनका 5%, और अगर सरफेस है जैसे टेबल चेयर वगैरह है उनकी सरफेस का करना है तो हमारे पास में जो है वो 1% सोडियम हाइपोक्लोराइड यूज में काम में लिया जाता है। क्लियर है दोस्तों? बाकी एक चीज आ जाती है हमारे पास फ्यूमिगेशन, जो कि गैसेज में आपको पता ही है फॉर्मेलिन के द्वारा किया जाता है। क्लियर है? अब दोस्तों फटाफट जो है वो इसके MCQ ले लेते हैं, और MCQ अब टॉपिक क्लियर होने के बाद हम MCQ जो है उनको फटाफट करेंगे और हमारे टॉपिक को जो है वो कंप्लीट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ स्टरलाइजेशन? मैंने आपको बता ही दिया था प्राइमरी गोल क्या होता है, किलिंग ऑफ और माइक्रो ऑर्गेनिज्म, किलिंग ऑफ ऑल माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड देयर स्पोर, स्पोर उनको मारना क्या कहलाता है? पहला है किलिंग ऑल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। चलो इसमें स्पोर की बात नहीं है, चलो देख लेते हैं, आगे भी आ जाए। नेक्स्ट है रिड्यूसिंग द माइक्रोऑर्गेनिज्म लोड, जी नहीं, ये डिसइंफेक्शन होता है, तो ये तो पूरा गलत हो गया। इनहिबिटिंग बैक्टीरियल ग्रोथ, जी नहीं दोस्तों, उसको एंटीसेप्टिक कहते हैं। जो बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकता है उसको एंटीसेप्टिक कहते हैं, एंटीबायोटिक, ये भी नहीं आता। देख इनहेंसिंग माइक्रोबियल डाइवर्सिटी, जी नहीं दोस्तों। तो यहाँ पे कंप्लीट तो नहीं है, ऑल माइक्रोऑर्गेनिज्म एंड देयर स्पोर, चलो स्पोर कहीं नहीं दिया हुआ, तो हमारे पास में ऑप्शन पहला ही जो है वो राइट जाएगा। अगर ये भी दिया हुआ था और एक ऑप्शन ये भी देता किलिंग ऑफ ऑल माइक्रोऑर्गेनिज्म एंड देयर स्पोर, इसलिए मैं कहता हूं ये पूरे ऑप्शन जो है वो ध्यान से और अच्छे तरीके से पढ़ो ताकि ये चीजें हमारे पास में क्लियर हो जाए। क्या पता इसके बाद में फोर्थ ऑप्शन देते किलिंग ऑल माइक्रोऑर्गेनिज्म एंड देयर स्पोर, तो वो ऑप्शन हमारे पास में सही जाता, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल राइट जाएगा, तो ए आंसर जो है वो राइट है। सेकेंड, विच मेथड्स ऑफ स्टरलाइजेशन इज कॉमनली यूज फॉर हीट सेंसिटिव मटेरियल? हीट सेंसिटिव मटेरियल है तो उसके लिए कौन सा मेथड काम में लेते हैं? आपको पता ही है दोस्तों कि हीट सेंसिटिविटी के लिए तो हम जो है वो केमिकल मेथड लेते हैं, क्योंकि बाकी तो सारों में हीट काम में आती है। ठीक है, तो जो भी हीट सेंसिटिविटी जो चीजें हैं, ठीक है, जैसे रबर आइटम हो गया, इन सब चीजों के लिए तो कौन सा? पहला ऑटोक्लेव, जी नहीं दोस्तों, हीट सेंसिटिव नहीं है, क्योंकि इसमें तो ऑलरेडी जो है वो हीट भी होती है और प्रेशर भी होता है। ठीक, नेक्स्ट ड्राई हीट स्टरलाइजेशन, जी नहीं, हीट की बात होगी तो चाहे ड्राई हो चाहे मॉइस्ट हो, जब हीट सेंसिटिविटी आ गया तो इसको भी नहीं कर सकते। नेक्स्ट, इथाइलिन ऑक्साइड गैस स्टरलाइजेशन, यस, हीट सेंसिटिविटी जहां पे भी वर्ड है, इन द सेंस हमें किस पे जाना है? केमिकल मेथड्स पे जाना है, बिल्कुल राइट। फास्ट करवाएंगे क्योंकि आपकी कंसेप्ट सारे क्लियर हैं। फिल्ट्रेशन, जी नहीं, फिल्ट्रेशन भी जो है वो काम में ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे इसका लिक्विड होना जरूरी है। अब हमें ये पता नहीं है, यहाँ पे मटेरियल दे रखा, हमने ये भी नहीं देखा कि ये सिर्फ और सिर्फ जो है वो लिक्विड। फिल्ट्रेशन उसी चीज के लिए काम में लेता है कि मटेरियल लिक्विड होना चाहिए, क्योंकि सॉलिड वाले को आप नहीं कर सकते। मान लीजिए ग्लव्स है, हीट सेंसिटिव है, ठीक है, लेकिन लिक्विड नहीं है, तो उसको कैसे फिल्टर करोगे ग्लव्स को? ठीक है, तो ये सारी चीजें यहाँ पे बाउंडेशन आ गए हमारे पास में। आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों? सी आंसर जो है वो बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच स्टरलाइजेशन मेथड्स रियलाइज ऑन यूज फॉर हाई प्रेशर स्टीम? हाई प्रेशर का नाम आते ही मैंने बोला था प्रेशर कुकर, दूसरा शब्दों में बोले तो ऑटोक्लेव। तो सारा टॉपिक हमारे पास में क्लियर हो गया। पहला है ड्राई हीट स्टरलाइजेशन, जी नहीं दोस्तों। सेकंड ऑटोक्लेविंग, यस, ठीक है, हाई प्रेशर और स्टीम की बात आ जाए दैट इज ऑटोक्लेव। ठीक है, तो ये ऑटोक्लेव जो है वो राइट है। नेक्स्ट है हमारे पास में रेडिएशन स्टरलाइजेशन, जी नहीं दोस्तों। केमिकल स्टरलाइजेशन, जी नहीं दोस्तों। ठीक है, हाई प्रेशर का न तो रेडिएशन में और न ही केमिकल स्टरलाइजेशन में काम आता है। क्लियर है? तो आंसर क्या जाएगा दोस्तों? आंसर जाएगा बी, बिल्कुल। जो चीज क्लियर है उसको फटाफट आगे जो है वो चलते बनिए। नेक्स्ट है, व्हाट इज द पर्पज ऑफ यूजिंग फिल्ट्रेशन एज स्टरलाइजेशन मेथड्स? क्या पर्पज है? पर्पज मैंने बताया था आपको
कि जो मटेरियल है, जो बिना काम का मटेरियल, उनको साइड में कर देना, क्योंकि उसमें फिल्टर होता है। तो जो चीजें अच्छी है वो नीचे छन जाएगी, बाकी वाली चीजें ऊपर आ जाती है। तो एलिमिनेशन बैक्टीरिया, जी नहीं दोस्तों, जरूरी नहीं है कि बैक्टीरिया ही हो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी होते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट भी हो सकते हैं, बहुत सारी चीजें, तो ये तो नहीं आएगा। नेक्स्ट, डिस्ट्रॉय वायरस, जी नहीं, फिल्ट्रेशन में कभी माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय नहीं किया जाता, उसको एलिमिनेट किया जाता, अलग किया जाता, रिमूव किया जाता। रिमूव पर्टिकुलेट मैटर, यस, जो हमारे पास में अच्छा मैटर है उसको अलग कर देते हैं, बाकी जो अलग है उसको अलग कर दिया जाता है। यही यूज होता है हमारे पास में किसका, फिल्ट्रेशन का। तो सी ऑप्शन जो है हमारे पास में राइट जाएगा। नेक्स्ट, इनएक्टिवेटेड एंजाइम, जी नहीं दोस्तों, एंजाइम, हार्मोन्स या इनका किसी का भी जो है वो कोई यूज नहीं आता है, तो ये भी नहीं आएगा। आंसर आ जाएगा दोस्तों सी। क्लियर है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में, व्हाट इज द प्राइमरी एडवांटेज फॉर यूजिंग हॉट एयर ओवन। हॉट एयर ओवन का प्राइमरी यूजिंग क्या था, मैंने की पॉइंट्स में भी जो है वो मैंने बताया था। क्या बताया था इसमें, कि जितने भी हमारे पास में जो है वो मतलब प्रिजर्वेशन में मॉइस्चर सेंसिटिविटी चीजें हैं, उन सब चीजों को जो है वो स्टरलाइजेशन के लिए प्राइमरी एडवांटेज होता है, ठीक है ना। तो ये होता है हमारे पास, विच इज द प्राइमरी एडवांटेज ऑफ यूजिंग हॉट एयर ओवन। हॉट एयर ओवन का प्राइमरी यूजिंग क्या है, पहला है रैपिड स्टरलाइजेशन, जी नहीं दोस्तों, ठीक है, ये नहीं आएगा। नेक्स्ट, प्रिजर्वेशन ऑफ मॉइस्चर सेंसिटिविटी मटेरियल, यस दोस्तों, ये जो है हमारे पास बी ऑप्शन जो है वो राइट है। थर्ड, इनएक्टिवेशन ऑफ बैक्टीरियल स्पोर, कॉस्ट इफेक्टिव, जी नहीं दोस्तों, दोनों ही जो है वो चीजें नहीं आएगी हमारे पास में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, विच इज द फॉलोइंग मटेरियल्स सुटेबल फॉर स्टरलाइजेशन इन हॉट एयर ओवन। हॉट एयर ओवन में मैंने आपको बताया था ग्लासवेयर, 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 बहुत सारी चीजें। हमारे की पॉइंट्स में भी मैंने आपको बताया था, की पॉइंट्स में मैंने आपको बताया था, ये देखिए हॉट एयर ओवन, ग्लासवेयर, ठीक है। वही क्वेश्चन हमारे पास में यहाँ पे आया है, ये देखिए, ठीक है। कौन सा आता है कि कौन सा मटेरियल जो है वो सुटेबल होता है, रबर, जी नहीं, ये तो बिल्कुल भी नहीं होता। ग्लासवेयर, यस बिल्कुल। प्लास्टिक, जी नहीं। पेपर, जी नहीं। ये लो, बिल्कुल राइट आंसर। अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो फिर हमारे पास में जो है वो कहना ही क्या है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारे पास में, एक रह गया। नेक्स्ट, विच डज द हॉट एयर ओवन अचीव स्टरलाइजेशन, ठीक है। किसके द्वारा जो है वो हॉट एयरलाइजेशन में जो है वो हम गैस को अचीव करते हैं, बाय जनरेशन स्टीम, जी नहीं, स्टीम के जनरेशन के द्वारा ऑटोक्लेव को करते हैं, ऑटोक्लेव के में करते हैं हम स्टीम के द्वारा। बाय सर्कुलेटिंग एयर, यस, मैंने स्टीम जो हमारे पास में हॉट एयर ओवन बताया था उसी में मैंने आपको बताया था कि इसमें सर्कुलेटरी होते हैं। बाय एलिमेटिंग यूवी रेज, जी नहीं दोस्तों। बाय यूजिंग केमिकल फ्यूमिगेशन, जी नहीं दोस्तों। आंसर क्या आ जाएगा, बी आएगा। मैंने कहा था कि हॉट एयर ओवन से बहुत बार क्वेश्चन पूछता है, सर्कुलेटरी एयर होती है, उसके बाद में जो है वो हमारे पास में रबर आइटम्स को नहीं करते हैं, ग्लासवेयर आइटम को करते हैं। ऑलरेडी 3 क्वेश्चन आ गए। टेम्परेचर कितना था, टेम्परेचर मैंने आपको बताया था दोस्तों कि टेम्परेचर था हमारे पास 1 डिग्री सेंटीग्रेड, 170 डिग्री सेंटीग्रेड, ये 2 आवर्स के लिए था, ये 1 आवर्स के लिए था, और ये जो है 20 मिनट्स के लिए था। 180 डिग्री जो है वो 20 मिनट्स के लिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये लो, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास में यही आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द टिपिकल टेम्परेचर यूजिंग हॉट एयर ओवन। हॉट एयर ओवन में मैंने आपको बताया था दोस्तों 160 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 2 आवर्स, ठीक है, 170 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 1 आवर्स, ठीक है, और 180 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 20 मिनट्स, 20 मिनट्स, ठीक। तो अब देखिए 50 to 100 डिग्री सेंटीग्रेड, जी नहीं दोस्तों। 100 to 150, जी नहीं दोस्तों। 150 to 200, यस, सारे के सारे 150 to 200 में आ रहे हैं, तो आंसर क्या जाएगा, सी ऑप्शन जो है वो राइट जाएगा। 200 to 250, जी नहीं दोस्तों, ये भी नहीं आएगा। हॉट एयर ओवन पे देखिए कितने सारे जो है वो हमारे पास में क्वेश्चन निकल के आ गए, ठीक है। उसके बाद में हम लेते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द कॉमनली कंसंट्रेशन मैनेज फॉर सोडियम हाइपोक्लोराइड इन डिसइंफेक्शन पर्पज। डिसइंफेक्शन पर्पज के लिए कौन सा लेते हैं, मैंने आपको बताया था दोस्तों, बेसिकली जो है वो 5% या फिर 10% काम में लिया जाता है। 5% जो है वो आर्टिकल्स के लिए, जो भी कंटामिनेटेड आर्टिकल्स है, 10% क्या था ओपन ब्लड के लिए, ठीक है, ओपन ब्लड के लिए कहता है। सरफेस के लिए जो है वो किया जाता है 1% काम में लिया जाता है, ठीक है। तो ये डिसइंफेक्शन पर्पज के लिए पूछ रहे हैं। हमारे पास में इसमें जो है वो कोई भी चीज नहीं दे रखी है कि सरफेस है या कोई नहीं है, हम इसके बीच का सा लेंगे, ठीक है। तो पहला है हमारे पास में 1 to 5%, दोस्तों ये यूज में ले सकते हैं किसके लिए, ये हम ले सकते हैं सरफेस के लिए। 5% जो है वो हम ले सकते हैं किसके लिए, हमारे पास में जो आर्टिकल्स है उसके लिए। तो ये दो चीजें मैच करिए तो काफी हद तक यही जो है वो चीज राइट जाएगी। 10 to 20%
10% हम काम में ले सकते हैं ओपन ब्लड के लिए, लेकिन यहाँ पे कहीं पे भी ये नहीं दे रखा है कि ओपन ब्लड है या क्लोज है, इसलिए हमारे पास में ज्यादातर मैच जो है वो फर्स्ट वाला कर रहा है, इसलिए हम ए पे ही जाएंगे। 10 to 20% में सिर्फ 10% यूज में ले रहा है, बाकी नहीं कर रहे हैं। 30 to 50% जी नहीं दोस्तों, ये बिल्कुल भी नहीं होगा। 70 to 90% ये बिल्कुल भी नहीं होगा। आंसर क्या जाएगा दोस्तों? आंसर जाएगा ए। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं। चलो, टॉपिक जो है वो क्लियर हो गया। कोई नहीं दोस्तों, आज का जो है वो हमने क्लास ली थी स्टेरिलाइजेशन एंड डिसइंफेक्शन की। बहुत अच्छे से जो है वो चार्ट को कंप्लीट किया था। आई होप आपको समझ में आएगा। उसी चार्ट को आप कॉपी में बनाइए, अच्छे तरीके से जो है वो उसको लिख के रखिए और आगे इन फ्यूचर के लिए जो है उसमें पढ़ते रहिए, और ख़ास तौर से जो की पॉइंट्स हैं उनको भी याद रखिए। और उसके बाद आपको नेक्स्ट टीएनसी एक्सप्रेस में क्या टॉपिक पढ़ना है उसको बताइएगा, और पढ़ने के मेथड्स में आपको कोई चेंजेस करवाने हैं, जो भी चीज़ें हैं वो आप कमेंट के द्वारा बताइएगा। आपके कमेंट भी जो है वो हमारे पास में मोटिवेशनल है दोस्तों। इसी के साथ ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे।